entrepreneurs, welcome to our channel. So today we are starting a new series of class 12 macroeconomics. इस सीरीज में हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैक्रोइकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स, गुड्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं गुड्स के, इसके अलावा कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक और फ्लो जो आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, हमारे इकोनॉमी के कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में कौन किस किस तरह के फ्लोज होते हैं, और फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो हमारे आसपास जितनी भी तरह के गुड्स आप देखते हैं उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा फाइनल गुड्स और दूसरा पार्ट होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपके आसपास जितने गुड्स हैं या तो वो पूरी तरह से बन के तैयार होते हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ अ कंज्यूमर, या फिर अभी उसमें कुछ काम चल रहा होता है, या फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी होता है। अगर तो वो तैयार हो चुके हैं तो उसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स, और अभी भी उसमें कुछ काम चल रहा है तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में 4 डिफरेंसेस होते हैं। एक तो जो फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर आ चुके होते हैं, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंसेस हैं वो जस्ट इसके नीचे दिए ही हुए हैं, यहाँ फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये सब हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, पर जस्ट आप इस फ्लो चार्ट को समझ लें, इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। आपको ये सारी चीज़ें रिटर्न में मिल जाएंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो फाइनल गुड्स में क्या होते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन? तो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि गुड्स में काम खत्म हो चुका है या अभी भी चल रहा है। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई शर्ट बनानी है और अभी मैंने उसका फैब्रिक लिया है, उसकी कटिंग की है, उसकी स्टिचिंग की है, अभी मैंने उसमें कोई भी कॉलर ऐड नहीं किया, अभी उसमें मैंने कोई भी बटन्स ऐड नहीं किए, तो अभी उस पर काम करना बाकी है। तो मैं ये क्या कहूँगी कि अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है। लेकिन जैसे ही उसमें सारा काम हो जाएगा, बटन्स लग जाएंगे, कॉलर्स लग जाएगा, वो प्रॉपर आयरन करके वो पैक हो जाएगी, तो फिर मैं क्या कहूँगी कि वो क्या हो गया है, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर आ चुकी है। तो जब तक उस पर काम चल रहा है प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, काम खत्म हो गया तो उसके बाहर आ चुकी है। दूसरी कंडीशन ये है कि फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है। वैल्यू एडिशन मतलब उस चीज़ की प्राइस में, कीमत में कोई भी एडिशन होना फाइनल गुड्स में बाकी नहीं होता है और इंटरमीडिएट में बाकी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने वीट बनाया या वीट उगाया, जिसे उसने बेचा कितने में, मान लीजिए 200 रुपये में बेचा टू अ फ्लोर मिल। तो ये उसने क्या किया है, 200 रुपये में फ्लोर मिल वाले को बेचा क्या, अपना वीट। फ्लोर मिल वाले ने इसे 200 में खरीदा, इसका क्या बनाया, आटा बनाया, और फिर उस आटे को बेचा किसी बेकर को, और कितने में बेचा, तो अभी उसने बेचा 300 रुपये में। इसके बाद बेकर ने क्या किया, उस आटे को कन्वर्ट किया ब्रेड में, और ब्रेड को उसने बेचा एक शॉपकीपर को। कितने में बेचा, तो मान लीजिए उसने बेचा 400 रुपये में। उस शॉपकीपर ने क्या किया, उस शॉपकीपर ने किया उसका जो का ब्रेड है उसे कन्वर्ट कर दिया केक में, और फिर उस केक को बेचा उसने 500 रुपये में कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हर एक स्टेप पर क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। पहले वो चीज़ 200 की थी, उसका आटा बना तो वो 300 की हो गई, फिर वो 300 की थी उसका और आपने कुछ ब्रेड बना दिया तो वो कितने में बन गई, 400 में बिकी। और वो 400 में खरीद कर फिर आपने उसका केक बना दिया तो मान लीजिए वो कितने में बिकेगा, 500 में, 600 में, या फिर 1000 में भी बिक सकता है। तो ये क्या हो रहा है, हर स्टेप में वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो जब तक इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है हम ये कहते हैं कि ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन जैसे ही एक बार वैल्यू एडिशन होना खत्म हो गया, मतलब जैसे ही वो सामान जो था 500 रुपये का, कंज्यूमर ने केक खरीद लिया, तो इस 500 रुपये के केक को हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड कहेंगे, क्योंकि इसमें अब कोई और वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। तीसरा आपका होता है, थर्ड डिफरेंस जो आपका होता है वो है रेडी टू यूज।
जो फाइनल गुड्स होते हैं वो फाइनली रेडी हो चुके होते हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ अ कंज्यूमर, लेकिन इंटरमीडिएट गुड अभी भी रेडी टू यूज नहीं होते हैं, उसमें अभी भी कुछ काम करना बाकी होता है। इसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है वो है फाइनल गुड्स जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होती है? हमारे कंट्री की जीडीपी, इसमें हमारे फाइनल गुड्स तो इंक्लूड होते हैं बट इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। वाई? तो जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया, तो लास्ट में हमारे पास क्या बन के आया? केक। तो आपको नहीं लगता कि इस केक में ऑलरेडी व्हीट की, आटे की या फिर ब्रेड की कॉस्ट इंक्लूडेड है? तो 200 का व्हीट था, फिर उसको आटे में कन्वर्ट किया तो 300 हो गया, लेकिन उस आटे में व्हीट का 200 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। फिर उस आटे से हमने ब्रेड बनाया, वो 400 की हो गई, लेकिन उस ब्रेड की कॉस्ट में ऑलरेडी इस बाकी जो रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं, व्हीट और जिसको कन्वर्ट किया फ्लावर, उसका जो आपका कॉस्ट है वो ऑलरेडी इस 400 में इंक्लूडेड है। वैसे ही जब हमने इसे कन्वर्ट किया केक में, तो वो केक बिका मान लीजिए 500 में, तो इस 500 में ऑलरेडी सबकी कॉस्ट इंक्लूड हो चुकी है। तो हम लास्ट में अगर सिर्फ 500 उठाएंगे और इसे इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, तो अपने आप इन सारी चीज़ों की वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसमें ही सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। ओके, तो ये क्या है? आपका फाइनल गुड है, सिर्फ इसकी प्राइस ही हम लेते हैं, बाकी सबकी प्राइस नहीं लेते हैं, वरना क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने 500 रुपये केक के भी लिए, फिर 400 रुपये ब्रेड के भी लिए, फिर 300 रुपये मैंने आटे के भी ऐड किए, फिर 200 रुपये मैंने व्हीट का भी ऐड किया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 and 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो ये 1400 हो जाएगा। तो क्या दिखा रहा है? 1400 का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। प्रोडक्शन कितने का हुआ है? सिर्फ 500 का हुआ है। उसमें ही सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली फाइनल गुड्स लेते हैं, इंटरमीडिएट नहीं। तो एक बार हम इसको नोट से कवर कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे नोट्स, जिसमें हमने पहले दिया हुआ है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस होता है प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, दूसरा होता है वैल्यू एडिशन, तीसरा होता है रेडी टू यूज, और चौथा होता है आपका नेशनल इनकम। तो ये आपके पास कुछ दिखा रहा है कि थ्रेड्स दिए हुए हैं, धागे दिए हुए हैं, या फिर कुछ वूल है जिससे हमने फिर बाद में शर्ट्स वगैरह बनाई हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट, जिसपे काम करना बाकी है। और ये क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स, जो बनके पूरे तैयार हो चुके हैं। वापस आते हैं हम हमारे डायग्राम पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फाइनल गुड्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो जो चीजें बनके ऑलरेडी तैयार हैं, उसे खरीदेगा कौन? उसे या तो कोई कंज्यूमर खरीदता है, या तो उसे कोई दुकानदार या फिर प्रोड्यूसर खरीदता है। अगर तो उसे कंज्यूमर खरीद रहा है अपने वांट के डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर तो उसे कोई फर्म खरीद रहा है उस चीज को यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो अगेन कंज्यूमर और कैपिटल में क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो कंज्यूमर और कैपिटल तो अलग अलग गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है। क्यों खरीदता है? अपने वांट्स के डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, और इस पर किए गए खर्चे को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जबकि कैपिटल गुड्स कौन खरीदता है? तो कैपिटल गुड्स को खरीदने वाली फर्म्स होती हैं। क्यों खरीदती हैं? ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकें और उस प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली दूसरों की वांट सेटिस्फाई कर सकें। तो ये भी वांट सेटिस्फाई करती हैं बट इनडायरेक्टली, और इस पर करने वाले सारे खर्चे को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो मान लीजिए कोई शर्ट थी जिसे मैं लेकर आई और मैंने अपने आप मतलब पहनने के लिए उसे लिया था, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दुकानदार है या कोई फर्म है जो कोई मशीन लेकर आता है और उस मशीन का यूज़ करके फिर वो फर्दर प्रोडक्शन करता है, तो उस मशीन को क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। और उस पर किए गए खर्चे को क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो मान लीजिए अपने घर के लिए अगर मैं कोई वॉशिंग मशीन लेकर आई और उससे मैंने अपने घर के जो भी कपड़े हैं वो मैं धोती हूँ, तो अब ये वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगी? कंज्यूमर गुड। लेकिन वही वॉशिंग मशीन कोई लॉन्ड्री वाला लेकर आया ताकि वो आपकी मतलब दूसरों के कपड़े धोकर फिर उससे पैसा कमा सके, तो ये क्या हो जाएगा? ये उसका एक कैपिटल गुड हो जाएगा जिसपे उसने इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगाया है। ओके, अब जो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब वो गुड्स जो कि कंज्यूमर ने खरीदे हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं। पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरे होते हैं सेमी ड्यूरेबल, तीसरे होते हैं नॉन ड्यूरेबल, चौथे होता है सर्विसेज। ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि किसी कंज्यूमर ने खरीदे तो है लेकिन ये
और ये बहुत सालों तक चलेंगे, मतलब ये सेवरल ईयर्स तक चलते हैं, कई सालों तक चलते हैं। और ये बहुत ही हाई वैल्यू भी होते हैं, मतलब इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और ये चलते भी कई सालों तक है। जैसे कि आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कार, ये सब क्या हो जाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। इस पे आपने बहुत पैसे खर्च किए और ये आपको बहुत सालों तक सर्विसेज या बहुत सालों तक ये चलने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल। तो ये वो गुड्स होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक चलते हैं या बिलो 1 ईयर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि वो 1 साल ही चलेगा, कि 8 महीने ही चलेगा, बट अंदाजन एक अप्रोक्सीमेटली वो 1 साल तक चलते हैं। जैसे आप जो भी शूज लेते हैं, आप जो भी कपड़े लेते हैं, वो कपड़े बहुत मतलब कई सेवरल ईयर चलेंगे, जितना वॉशिंग मशीन या टीवी चलती है ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज आपने जो कपड़े दिए हैं वो लिए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक चलते हैं, फिर वो पुराने हो जाते हैं, आप कोई नए कपड़े लेते हैं। वैसे ही अगर आपने कोई शूज लिए हैं तो वो भी आप अभी लेंगे, 1 आध साल तक उसको यूज करेंगे और उसके बाद फिर आप कुछ और ले लेंगे, नए शूज ले लेंगे। वैसे ही आपके ग्लासेस हो गए, वैसे ये सब जो भी चीजें वियरेबल्स होती हैं, वॉच वगैरह अगर आपने पहनने वाली ली है, तो ये सब क्या होती है, ये सब सेमी ड्यूरेबल आती है। ये 10-20 साल भी नहीं चलेंगे, मतलब बहुत कई सालों तक भी नहीं चलेंगे, और ये बहुत कम पीरियड भी नहीं चलता, लगभग 1 साल तक ये चलते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो वन टाइम यूज के लिए होते हैं, एक बार यूज करोगे खत्म हो जाएगा, और ये बहुत चीप भी होते हैं, सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली। तो जैसे अगर आपने सब वेजिटेबल्स ले लिए, आपने फ्रूट्स ले लिए, तो ये सब क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल। आप फ्रूट खाओगे तुरंत वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, वन टाइम यूज के लिए है। और कंपेयर करोगे अगर उसे टीवी, वॉशिंग मशीन या फिर एसी की प्राइस से, तो ये कंपेरेटिवली काफी सस्ते भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होती है, ये भी वन टाइम यूज होती हैं। वन टाइम यूज होने के साथ साथ ये जो सर्विसेज होती है वो इनटेंजिबल भी होती है, मतलब आप इन सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हो। और साथ ही में ये वन टाइम होती है, तो एक ही बार आपको ये मिलती है, मतलब जनरेट हुई, तुरंत आपने लिया, तुरंत खत्म हो गई। तो आप डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट करने के लिए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, तो आपको वो क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो आपका वो चेकअप कर रहे हैं, चेकअप करने के बाद उन्होंने आपको कुछ मेडिसिन दी। अब ये सर्विस उसी वक्त प्रोड्यूस हुई और उसी वक्त आपने वो सर्विस ली और वो खत्म हो गई। आप उसे बैग में भरकर घर नहीं ले जा पाए, है ना। तो ये क्या है आपका, ये वन टाइम यूज था और ये साथ में इनटेंजिबल भी था, क्योंकि आपने उसे देखा नहीं, आपने उसे टच नहीं किया। जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि ये सारे ही ड्यूरेबल और हाई वैल्यू के होते हैं। इसका मतलब अगर जो आपका फॉर्म्स है, सिर्फ उसके वही गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू के हैं और कई सालों तक चलेंगे, ड्यूरेबल हैं। जैसे जो आपने फिक्स्ड एसेट का नाम सुना होगा क्लास 11th में, वही सारे आपके कैपिटल गुड्स होते हैं। तो अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, प्लांट खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, या फिर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, लैंड खरीदा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी कैपिटल गुड्स हो जाती है। हाई वैल्यू होनी चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। तो ये था हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये फाइनल गुड्स का साइड का। लास्ट हमने अभी तक कुछ इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो पहले उसे भी देख लेते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो अभी पूरा बन के तैयार नहीं है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। या तो कंज्यूम जो प्रोड्यूसर है वो उसे खरीदता है, ये अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर ही खरीदता है, क्योंकि वो बन के भी तैयार नहीं है कंज्यूमर के लिए, तो उसे तैयार करना है, कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो प्रोड्यूसर ही इंटरमीडिएट गुड्स खरीदेंगे और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। या तो उसे उस गुड्स को वो यूज करेंगे फॉर एज अ रॉ मटेरियल या फिर रीसेलिंग के लिए। तो या तो किसी दुकानदार ने कोई फैब्रिक लिया है और उससे फिर वो शर्ट बना रहा है और शर्ट बना के बेच रहा है, तो उसने क्या किया, वो फैब्रिक लिया एज अ रॉ मटेरियल, तो वो फैब्रिक भी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। या फिर कई बार क्या होता है, रिटेलर्स डायरेक्टली शर्ट ही लेकर आते हैं। तो मान लीजिए कोई रिटेलर है ये, और इसने क्या किया, डायरेक्टली कहीं से शर्ट ले आया, ये शर्ट उसे पड़ी थी मान लीजिए 400 रुपए की। तो ये क्या करेगा, इस शर्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और फिर 400 में अपना 200 प्रॉफिट ऐड करके 600 रुपए में ये अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा। तो इसने क्या किया, इस पर कोई प्रोडक्शन नहीं किया, बस ये कहीं से लेकर आया, इसकी वैल्यू चेंज की, तो मतलब वैल्यू एडिशन किया, और वैल्यू एडिशन करने के बाद इसने कंज्यूमर को कितने में बेचा, ये 600 रुपए में बेचा। तो ये भी क्या हो गया, ये वाली जो शर्ट थी ये भी क्या हो गई, अभी इंटरमीडिएट हो गई, मतलब ये जो इसने 400 में खरीदी, ये शर्ट क्या है, इंटरमीडिएट। जबकि जब 600 रुपए में शर्ट उसने कंज्यूमर को बेची, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल गुड हो जाएगी।
ओके, तो वैल्यू एडिशन किया इस शर्ट में, तो ये वाली शर्ट 400 वाली इंटरमीडिएट, और जब उस पर वैल्यू एडिशन खत्म हो गया तो वही क्या बन गई, फाइनल गुड बन गई। तो या तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसे प्रोड्यूसर यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल कि इसका फॉर्म चेंज करके फिर हम इसे बेचेंगे, या तो फिर ऐसे यूज करते हैं फॉर द रीसेलिंग। ओके, तो अगर कोई कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो क्या करती है, कार को बनाती है और फिर उसे बेचती है, तो कार को बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा, उसे ग्लास चाहिए विंडोज के लिए, उसे डोर्स के लिए कुछ आपके जो मेटल्स वगैरह होते हैं वो चाहिए, उसे व्हील्स चाहिए जिसे वो असेंबल करेगा, कार बनाएगा और फिर उसे बेचेगा। तो ये जो सारी चीजें वो यूज कर रहा है वो क्या है, रॉ मटेरियल्स है। तो ये भी इंटरमीडिएट माना जाएगा, जैसे ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए, व्हील हो गया, ये भी रॉ मटेरियल माना जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट माना जाएगा। या फिर कोई शोरूम का मालिक है जो क्या करता है, बनी हुई कार को मंगवाता है और कार मान लो उसने ली थी 4 लाख में और फिर उसे वो अपना प्रॉफिट ऐड करके 4.5 लाख में बेच देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जब वो कार लाया था 4 लाख में, तो वो 4 लाख की कार भी क्या थी, इंटरमीडिएट थी, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी था। जैसे ही 4.5 लाख की हुई उसने बेचा, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन खत्म हो गया, तो 4.5 लाख रुपए की कार जो कंज्यूमर ने खरीदी वो क्या हो जाएगा, फाइनल। तो इंटरमीडिएट गुड्स या तो रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं या तो रीसेलिंग की तरह। अगेन यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन में हमने फाइनल इंटरमीडिएट देख लिया था, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, वैल्यू एडिशन, रेडी टू यूज और नेशनल इनकम। फिर हम बात करते हैं वही कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में क्या फर्क होता है। तो कंज्यूमर गुड्स को खरीदता है कंज्यूमर अपने बॉन्ड से, अच्छा कंज्यूमर खरीदता है, जबकि कैपिटल गुड्स को कौन खरीदता है, तो ये फिक्स्ड एसेट होते हैं जिसे प्रोड्यूसर खरीदता है या फर्म्स खरीदती है। सेकेंड डिफरेंस, कंज्यूमर गुड्स को हम परचेज करते हैं बॉन्ड के डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, जबकि कैपिटल गुड्स को हम खरीदते हैं दूसरों के बॉन्ड्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर गुड्स पे किए गए खर्चे को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जबकि कैपिटल गुड्स पे किए गए खर्चे को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स जो है उसको हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। तो ये किसके बेसिस पर करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर। जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं, ड्यूरेबल प्लस हाई वैल्यू गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंज्यूमर है जो अपनी शॉपिंग करने के लिए निकली है, तो ये जो भी चीज़ें लेंगी वो सब क्या होंगी, फाइनल गुड्स। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोड्यूसर ने मशीन ली है ताकि इसे मैन्युफैक्चरिंग करे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड। फिर हम बात करते हैं ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत सालों तक चलती है, हाई वैल्यू होती है, जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होता है वो होते हैं वो 1 साल के लिए लगभग चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू के नहीं होते, जैसे कि क्लॉथ्स, शूज़ एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल जो होते हैं वो 1 टाइम यूज़ के लिए होते हैं, ये है जो है वो चीप गुड्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा सर्विसेज भी 1 टाइम होती है, पर साथ में ये इनटेंजिबल भी होती है। अब इन गुड्स की जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बहुत चीप होती हैं, जैसे कि बार्बर की सर्विसेज। तो अगर आप अपने बाल कटवाने जा रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ 100 या 200 रुपए लगे। लेकिन कुछ सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं, जैसे कि लॉयर की सर्विसेज। तो अगर आप पर कोई कोर्ट केस हो गया है और आपको उस केस को लड़ना है, तो अब आपके जो पैसे लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि सर्विसेज कौन सी हैं, उस पर, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसकी क्या कीमत रहेगी। जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इन सब की जो सर्विसेज होती हैं, मतलब इन ये जो आपको सर्व करते हैं, ऐसे हम कहते हैं सर्विसेज। ओके, फिर हम बात करते हैं, ये आपका सारा जो फ्लो चार्ट हमने देखा था वो कंप्लीट हो गया। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब जो टाइप ऑफ गुड्स होते हैं वो डिपेंड करता है उनकी अल्टीमेट यूज के ऊपर। मतलब कि कोई भी अगर आप चीज मैं अगर आपको मैं बता दूं, जैसे ये पेन, तो ये पेन कंज्यूमर है कि इंटरमीडिएट है, या फिर ये फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, कंज्यूमर है कि कैपिटल है, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं उसकी एंड यूज के ऊपर। तो ये सेम चीज जो है वो ये फाइनल गुड भी हो सकती है और सेम चीज जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है। कैसे? तो मान लीजिए अगर ये पेन को खरीदा है मैंने मतलब एक इंडिविजुअल ने, या अपने लिए या फिर अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो यही सेम चीज क्या हो जाती है, ये कंज्यूमर गुड हो जाता है। लेकिन इसी पेन को, कंज्यूमर गुड का मतलब क्या है, ये फाइनल गुड्स के अंदर आएगा, तो फाइनल गुड का हो जाता है। लेकिन अगर इसी पेन को खरीदने वाला कोई शॉपकीपर है और उसने इसको खरीदा है ताकि वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके इसको रीसेल कर सके,
तो रीसेलिंग के पर्पज से इसको खरीदा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। जैसे शुगर, तो शुगर को मैंने खरीदा है घर पे चाय बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन उसी शुगर को अगर किसी जो स्वीट शॉप ओनर होता है उसने खरीदा है मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो अब क्या करने वाला है, उसको यूज करने वाला है एज अ रॉ मटेरियल, तो वही शुगर क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी। वहीं पर अगर आप देखिए कि मैंने अगर कोई कार खरीदी है अपने घर के लिए तो फाइनल गुड, लेकिन वही कार को खरीदने वाला अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है और वो क्या करने वाला है कि, नहीं टैक्सी ड्राइवर नहीं, अगर आप बोलिए वही कार को खरीदने वाला कोई शोरूम का मालिक है जो इस कार को में अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड करके इसे रीसेल करने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो कोई भी आप चीज सोचें, कोई भी, वो फाइनल गुड भी हो सकती है, वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। जैसे मेरी फोन है तो मैं इस फोन को लेकर आई हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या हो गई, फाइनल गुड। लेकिन इसी में ही अगर मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके किसी को बेच रही होती तो क्या हो जाता, ये इंटरमीडिएट गुड हो जाता। तो हर एक चीज आप अपने आसपास आप जो भी देख सकते हो वो दोनों ही, मतलब जो भी आप जो देख रहे हैं वो गुड्स फाइनल भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसको खरीद कौन रहा है और उसको यूज कौन करने वाला है। तो किस किस पर डिपेंड करता है, उसके अल्टीमेट एंड यूज पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज किया जाना है, उस पर डिपेंड करता है कि ये वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। ओके, अब अगर हम फाइनल के अंदर भी आ जाए तो दो पार्ट होते हैं, कंज्यूमर या फिर कैपिटल। तो पहली बात तो कैपिटल में कभी भी लो वैल्यू गुड्स आते ही नहीं है, तो अगर मैं पेन बोलूँ तो वो कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता क्योंकि ये मशीन नहीं है, ये बहुत ही लो वैल्यू चीज है, तो ये आपके कैपिटल नहीं बन सकता। तो अगर जो भी हाई वैल्यू चीजें हैं वो कंज्यूमर के अंदर आएंगी या कैपिटल के अंदर आएंगी, ये भी डिपेंड करता है जो इसके एंड यूज के ऊपर। तो जैसे अगर मैंने कार खरीदी घर के लिए तो कार ड्यूरेबल है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, कंज्यूमर हो जाएगी। वही कार को अगर टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है ताकि वो उसमें पैसेंजर्स को बिठाकर उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ सके और उसके बदले वो पैसा चार्ज करे, तो अब ये कार उसके लिए क्या हो गई, एक इन्वेस्टमेंट हो गई या कैपिटल गुड्स हो गया, उसका फिक्स्ड एसेट हो गया। वहीं अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा है अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड। लेकिन उसी कंप्यूटर को अगर खरीदा है किसी सीए ने ताकि वो उसमें अपनी बिलिंग कर सके, उससे कुछ बिल्स वगैरह निकाल सके, अपनी अकाउंटिंग कर सके, तो अब ये उसके लिए क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट है जिससे वो पैसा बनाने वाला है। इसका मतलब ये उसका क्या है, कैपिटल गुड है। अगर मैंने कोई जूसर है, मिक्सर है, उसको मैं घर के लिए लेकर आई हूँ ताकि मैं इसमें जूस बना के पी सकूं, तो वो मिक्सर या जूसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड। लेकिन वही मिक्सर या जूसर कोई शॉपकीपर लेकर आया है ताकि वो उससे जूस बनाए और फिर लोगों को बेचकर पैसा कमाए, तो अब ये उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा कैपिटल गुड। ओके, लेकिन वही मिक्सर या जूसर को कोई शोरूम का मालिक लेकर आया है ताकि वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके रीसेल कर सके, तो अब क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। तो किसी भी चीज को अगर खरीदा गया है रीसेल करने के लिए या उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके कुछ और बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। लेकिन उस चीज को खरीदा गया है कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि सीए जब कंप्यूटर खरीदता है तो उसको बेचने के लिए नहीं खरीदता या उस पर वैल्यू एडिशन या फिर उसको तोड़कर कुछ नया बनाने के लिए नहीं खरीदता, तो अब ये इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। लेकिन अब उसको उसने खरीदा है पैसा बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड। और मैंने खरीदा है अपने घर के यूज के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड। ओके, तो आप बताइए, कोई भी एक चीज हम ले लेते हैं जैसे कि टीवी। तो टीवी मैंने घर खरीदा है घर के लिए, तो फिर वो क्या हुआ, और उसी टीवी को किसी शोरूम के मालिक ने खरीदा है उसे रीसेल करने के लिए, तो अब क्या हुआ। वैसे ही अगर मैं बात करूँ टी लीव्स, चाय पत्ती को मैंने अपने घर के लिए खरीदा है ताकि मैं उसे टी बना पाऊँ, तो फिर वो क्या हो, कौन सा गुड हो जाएगा। और उसी को ही खरीदा है किसी टपरी वाले ने या किसी शॉप के ओनर ने ताकि वो उससे चाय बनाकर बेच पाए टी लीव्स को। टी लीव्स क्या है, क्या हाई वैल्यू है, नहीं है, लो वैल्यू है, क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। लेकिन अगर मैं बोलूँ टी मशीन को खरीदा है कि इस मशीन को यूज करके अब मैं टी बना के बेचूंगा, तो अब वो मशीन क्योंकि ड्यूरेबल गुड है तो वो क्या हो जाएगी, वो कैपिटल गुड हो जाएगी क्योंकि ये हाई वैल्यू है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि क्या आप उसका यूज करने वाले हो। जैसे शुगर का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है, कार का एग्जाम्पल भी दे दिया है। कार अगर मैंने खरीदी है घर के लिए तो कंज्यूमर, उसे टैक्सी ड्राइवर ने खरीदा है उसका और यूज करके पैसा कमाने के लिए, तो ये हाई वैल्यू भी है, ड्यूरेबल भी है, क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड। लेकिन उसी को ही खरीदा है किसी शोरूम के मालिक ने वैल्यू ऐड करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इंटरमीडिएट गुड। ओके,
अब हम बात करते हैं कि सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि जो ये आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ये होते क्या हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर गुड्स, एक सेकेंड, तो आपका जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो एक्चुअल में कौन से गुड्स होते हैं? तो प्रोड्यूसर गुड्स में वो सारे गुड्स आते हैं जो प्रोड्यूसर परचेज करता है इन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए उसने जो भी चीजें खरीदी हैं उससे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गुड। अब प्रोडक्शन के लिए दो चीजें लगती हैं, या तो हमें लगते हैं रॉ मटेरियल्स या तो हमें लगती है मशीन। दो ही चीजें लगती हैं, रॉ मटेरियल्स और मशीन्स। तो मान लीजिए अगर मुझे शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने के लिए मुझे फैब्रिक, बटन्स, ये सब भी लगेंगे जिसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे, और उसे बनाऊंगी मैं किसी मशीन के थ्रू, तो मशीन भी मुझे काम में आएगी। तो दो चीजें होती हैं, ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं? प्रोड्यूसर गुड होती हैं, क्योंकि इसे प्रोड्यूसर ने खरीदा है प्रोडक्शन के लिए। रॉ मटेरियल्स और मशीन्स दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स क्या होने चाहिए? ड्यूरेबल होने चाहिए, हाई वैल्यू होने चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ड्यूरेबल या हाई वैल्यू के नहीं होते हैं, इसीलिए वो कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन जो मशीन्स होती हैं वो ड्यूरेबल और हाई वैल्यू होती हैं, तो सिर्फ मशीन्स ही कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं। तो जब हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो ये जो बड़ा कैटेगरी है वो क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। प्रोड्यूसर गुड्स क्यों? क्योंकि इसे खरीदा है किसी फर्म ने। किस लिए खरीदा है? ताकि वो फर्दर कुछ प्रोडक्शन कर सके। तो इसमें रॉ मटेरियल्स भी आ जाएगा, इसमें मशीन्स भी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ मशीन्स वाला पार्ट ही आपका कैपिटल गुड बनाता है, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये कैपिटल गुड होगा। जो बाकी का बचा पोर्शन है, मतलब जो ये वाला पोर्शन है, ये सिर्फ रॉ मटेरियल्स दिखाता है, ये आपका कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं आता है। बट ये रॉ मटेरियल्स वाला पोर्शन और मशीन वाला पोर्शन दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? दोनों मिलाकर हो जाएगा प्रोड्यूसर गुड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोड्यूसर और कैपिटल में डिफरेंस क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर क्या है? रॉ मटेरियल प्लस कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? अगर रॉ मटेरियल्स यहाँ ले जाए तो प्रोड्यूसर माइनस रॉ मटेरियल। इसका मतलब कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में डिफरेंस क्या है? रॉ मटेरियल्स का। ओके, तो रॉ मटेरियल्स ही इन दोनों का डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल गुड्स में अगर रॉ मटेरियल्स जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड्स में से रॉ मटेरियल्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कैपिटल गुड्स। ओके, तो यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यही सेम डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे दिखा रहा है प्रोड्यूसर गुड्स बड़ी कैटेगरी है, कैपिटल गुड्स सिर्फ मशीन वाला पोर्शन है, और यहाँ पर आपका क्या रहा होगा? यहाँ पे आपके रहे होंगे रॉ मटेरियल्स। चलिए नेक्स्ट। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स में रॉ मटेरियल्स को ऐड करें तो प्रोड्यूसर गुड बनता है, जबकि कैपिटल गुड्स कैसे बनेंगे? तो प्रोड्यूसर गुड्स में से रॉ मटेरियल्स को हटा दूं अगर मैं, तो कैपिटल गुड्स बनेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता कौन है? कंज्यूमर करता है, कंज्यूमर गुड्स खरीदने पर। तो उसके जो खर्चे होते हैं वो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन कंपोनेंट्स का मतलब है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता कौन कौन है। तो पहला आपका होता है हाउस होल्ड करता है, दूसरा है गवर्नमेंट करता है, और तीसरा एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती है। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई भी शर्ट खरीदी है, कोई खाने पीने का सामान खरीदा है, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर खुद के लिए खरीदा है तो। वहीं अगर वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने खरीदी हैं ताकि वो डिफेंस फोर्सेस को दे सके, डिफेंस फोर्सेस मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए लड़ते हैं, वो बॉर्डर पे ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो खाते हैं पीते हैं वो क्या उनको घर से लाते होंगे? नहीं, उनको वो प्रोवाइड करना पड़ता है ना, प्रोवाइड किया ही जाना चाहिए क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सारी जो खाने पीने पहनने की चीजें हैं वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। तो जब गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट कहीं से तो खरीदती होगी, तो उस पर जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या कई बार जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्कीम्स चलाती है, जैसे स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलती है। तो मिड डे मील स्कीम के लिए भी आपको कुछ अनाज चाहिए होगा जो गवर्नमेंट परचेज करके लाती है, तो उस पर भी जो खर्चा होता है उसे भी हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करती है? तो जब डिफेंस के लिए कोई सामान खरीदती है या फिर अपने कुछ स्कीम्स के लिए सामान खरीदती है। हाँ, अगर आप ये सोचे गवर्नमेंट में तो सरकार के कुछ खुद भी लोग होते होंगे, जैसे अगर मोदी जी हैं
तो मोदी जी ने अगर कुछ सामान खरीदा है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, तो फिर वो गवर्नमेंट में नहीं आएगा, फिर वो डायरेक्टली हाउस होल्ड में आएगा, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल उन्होंने सामान खरीदा है अपने लिए, और अपने और फैमिली के खर्चों को हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन उन्होंने सामान खरीदा है स्कीम्स के लिए या फिर अपने डिफेंस पर्सोनल के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं पे कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो काम तो करती हैं पर प्रॉफिट के लिए नहीं। उन्होंने अगर किसी भी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाके कोई दान किया है, डोनेशन दिया है या फिर लंगर चलवाया है, तो यहाँ पर इस लंगर को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, हमें कुछ भंडारा करवाने के लिए अनाज चाहिए, और वो अनाज जब आप खरीदते हो तो भी आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये कौन सा वाला हो जाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चैरिटी डोनेट करने के लिए भी आप खाने पीने पहनने की चीजें लेकर आए, या जैसे अगर आप ऑर्फनेज जा रहे हो, अनाथ आश्रम जा रहे हो, और वहां पर आप उनके लिए कुछ भी ड्रेसेस या फिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर गए हो, तो आपने कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा ना, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। पर कौन सा वाला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के अगर मुझे टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एनपीओ का गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो तीनों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैं ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो भी हम पैसा लगाते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के अंदर आपने अपने जो भी कैपिटल के स्टॉक में बढ़ावा किया होता है, एडिशन किया होता है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल वो पैसा होता है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन अब जो ये पैसा मैंने लगाया है वो जरूरी नहीं है कि इस साल का ही हो। मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था 2020 में, तब मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे। 2021 में मैंने 3 लाख रुपए और लगाए, 2022 में मैंने 2 लाख रुपए और लगाए, 23 में मैंने 5 लाख और लगाया, फिर 24 में मैंने 3 लाख और लगाए। तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो चुका है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो कुल मिला के 18 लाख मेरा कैपिटल हो चुका है। तो 18 लाख का कैपिटल हो चुका है। लेकिन इन्वेस्टमेंट 18 लाख का नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इस साल में आपने कितना एडिशन किया है। तो अगर मैं 2024 का इन्वेस्टमेंट देखूंगी तो वो सिर्फ 3 लाख होगा, वो 18 लाख नहीं होगा, क्योंकि इस साल मैंने कैपिटल को कितना इंक्रीज किया है, सिर्फ 3 लाख से इंक्रीज किया है। वैसे ही 2023 का इन्वेस्टमेंट पूछूंगी तो ये 5 और 5 10 और 15 नहीं होगा। हाँ, 2023 में कैपिटल कितना हो चुका था, 15 लाख, पर इन्वेस्टमेंट कितना था, सिर्फ ये 5 लाख, क्योंकि अभी एडिशन कितना हो रहा है, सिर्फ 5 लाख का हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में आप अपने कैपिटल में कितना एडिशन करते हो उसी हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि कैपिटल को फॉर्म करता है। तो पहले साल कैपिटल 5 लाख का था, फिर 3 लाख और आ गया, तो इसने क्या किया, 3 लाख से हमारा कैपिटल और फॉर्म किया, बढ़ाया, तो अब 8 लाख का हो गया। तो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, कैपिटल को बनाता है, फॉर्म करता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट निकलता क्या है, कैसे है, तो ये निकलता है चेंज इन के से। तो ये डेल्टा के है, तो आई इक्वल्स टू डेल्टा के। कैसे, के का मतलब क्या है, कैपिटल, आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा कि आपका कैपिटल में कितना चेंज आया है। जैसे अगर हम बात करें 2021 का इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, तो कैपिटल कितना है 2021 तक, कितना हो चुका है, 5 और 3 8 लाख। ओके, तो इसका अगर मुझे निकालना है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मैं देखूंगी कि अब मेरे कैपिटल में चेंज कितना आया। तो पिछले साल 5 लाख था, इस साल 8 लाख है, तो 8 लाख माइनस 5 लाख कितने हो जाएगा, 3 लाख। वैसे अगर अगर अलग से एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए 2024 में मेरा जो कैपिटल था वो 15 लाख का था, और 2025 में मेरा जो कैपिटल हो चुका है वो कितना हो चुका है, 20 लाख का हो चुका है। तो अभी मेरा 20 लाख का, जबकि पिछले साल कितना था, 15 लाख का था। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया होगा, 5 लाख का। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, चेंज इन द कैपिटल। कैपिटल में कितना चेंज आया है उससे आप निकालते हो कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट आपका होता है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, या तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है या तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो उससे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर वो पैसा लगा रहा है किसी मशीन्स पर, किसी फिक्स्ड एसेट्स पर, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वो पैसा लगा रहा है स्टॉक पर, कि अगर मान लीजिए इसकी दुकान है शूज की,
तो अगर वो शूज पर पैसा खर्च कर रहा है कि शूज का स्टॉक मेंटेन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या फिर कोई भी जो फैक्ट्री है अगर वो मशीन पे खर्चा करेगी तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कच्चे माल रॉ मटेरियल्स पे करेगी तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाना इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपके पास जो फिक्स्ड एसेट है जब आप उसको इंक्रीज करते हो, क्या वो इंक्रीज होते हैं एक साल में, तो उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, वैसे ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये निकलता कैसे है, तो इसे निकालेंगे कैसे आप, तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस बिगनिंग ऑफ द ईयर। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारे साल की एंड में कितना था, 20 लाख का, और साल की शुरुआत पे कितना था, 15 लाख का। तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 लाख का। तो मान लीजिए मेरे पास 20 लाख की मशीन थी और स्टार्टिंग में 15 लाख की मशीन थी, तो अभी चेंज कितना आया, 5 लाख की मशीन। तो मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया होगा, 5 लाख। तो फिक्स्ड एसेट का स्टॉक आखिरी साल, मतलब साल के आखिरी में कितना है, उसमें से हम माइनस करेंगे कि शुरुआत में कितना था, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे 1 अप्रैल 2024 को में आपके पास 10 मशीन थी, साल खत्म जब हुआ 31 मार्च 2025 में आपके पास 12 मशीन आ गई, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना कहलाएगा, 12 माइनस 10, 2 मशीन और आ गई। ओके, फिर हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। तो आप जो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स मेंटेन कर रहे हैं, उसका स्टॉक जब बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगेन यहाँ पे जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो 3 तरह की होती है। जैसे अगर मेरी इन्वेंट्री, या मैं जो बेचती हूँ वो शर्ट बेचती हूँ, तो मेरे लिए स्टॉक क्या हो जाएगा, शर्ट। अब या तो वो फिनिश गुड होगा, मतलब जो शर्ट है वो पूरी बन के तैयार हो चुकी होगी, या तो वो सेमी फिनिश गुड हो सकती है, या मतलब कि शर्ट पूरी बन के तैयार नहीं हुई है पर काम शुरू हो चुका है, मतलब कटिंग हो गई है, स्टिचिंग हो गई है, पर अभी बटन्स कॉलर्स नहीं लगे, तो ये क्या है, सेमी फिनिश गुड। या फिर वो पूरा रॉ मटेरियल्स होता है कि काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी बस फैब्रिक रखा हुआ है, ना कटिंग हुई है ना उसकी स्टिचिंग हुई है, कुछ नहीं हुआ। तो आपकी इन्वेंट्री 3 तरह की होती है कि आपने बिल्कुल काम उस पर शुरू नहीं किया, रॉ मटेरियल है, आधा अधूरा काम किया है, सेमी फिनिश गुड है, या फिर फिनिश गुड है। फिर हम बात करते हैं अगेन, ये जो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो निकलती कैसे है, तो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो साल के आखिरी में 31 मार्च को आपके पास अगर 4 लाख का स्टॉक रखा था, इन्वेंट्री रखी थी, जबकि उस साल की शुरुआत में 1 अप्रैल में आपके पास सिर्फ 2.5 लाख का ही सामान रखा था, तो 4 लाख में से 2.5 लाख हटाएंगे तो बचेगा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री है वो डिजायर्ड इन्वेंट्री भी हो सकती है, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री भी हो सकती है। तो डिजायर्ड और अनडिजायर्ड का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो आपके पास इन्वेंट्री होती है वो आपकी मर्जी की होती है कि जितनी इन्वेंट्री आपने सोची थी उतनी इन्वेंट्री ही है, तो उसे हम कहते हैं डिजायर्ड इन्वेंट्री। ओके, डिजायर्ड इन्वेंट्री। तो मान लीजिए मैंने क्या सोचा था कि मैं 5 लाख का इन्वेंट्री प्रोड्यूस करूंगी, तो 5 लाख का प्रोडक्शन करूंगी, और मुझे लग रहा है उसमें से 3 लाख जो है वो बिक जाएगा, तो साल के आखिरी में मेरे पास बचेगा कितना, 2 लाख बचेगा। तो ये 2 लाख क्या थी, मेरी डिजायर्ड इन्वेंट्री थी, ये वो स्टॉक था जो मैं मेंटेन करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ कि मैंने 5 लाख का सामान जब बनाया तो एक्चुअल में वो बिका नहीं, बिका कितना, सिर्फ 2 लाख का सामान ही बिक पाया। तो अब मेरे पास एंड में कितना सामान बच गया, 3 लाख का बच गया। तो इसमें से 2 लाख तो मैं चाहती थी कि बचे, तो वो तो डिजायर्ड हुआ, लेकिन 1 लाख जो है वो एक्स्ट्रा बच गया, तो ये क्या हो गया, अनडिजायर्ड हो गया। तो आपकी जो इन्वेंट्री लास्ट में बचती है वो डिजायर्ड भी हो सकती है, जो आप चाहते थे कि बचे, और कुछ ऐसी होती है जो अनडिसाइड होती है, जो आप नहीं चाहते थे कि बचे। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है फिक्स्ड एसेट को परचेज करके रखना, उसका स्टॉक मेंटेन करना। तो फिक्स्ड एसेट जैसे मशीन्स को परचेज करना, तो मशीन्स को परचेज करने का, खरीदने का फायदा क्या होगा, तो जब आप मशीन्स को खरीदते हो तो उससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। इसका मतलब पहले मेरे पास मान लीजिए सिर्फ 2 ही मशीन्स थी, तो जब मेरे पास सिर्फ 2 मशीन्स थी तो मैं मैक्सिमम एक दिन में 200 यूनिट बना पाती थी। अब मैंने क्या किया, एक मशीन और खरीदी, तो मेरे पास कितनी हो गई, टोटल 3 मशीन्स हो गई। और अगर 3 मशीन्स हो गई तो पहले के कंपैरिजन में मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो पहले अगर सिर्फ मैक्सिमम में 200 यूनिट्स बनाती थी, तो अब मैं कितनी बना पाऊंगी, 300 यूनिट्स बना पाऊंगी। तो मेरी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ चुकी है। दूसरी है हायर लेवल ऑफ आउटपुट।
हायर लेवल ऑफ आउटपुट मतलब अगर आपका प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे। तो जब ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा, और अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो उसे बेचोगे जब, तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। तो मान लीजिए एक छोटी सी दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं कि उनके पास पहले 2 ही जूसर हुआ करते थे, तो ही 2 ही जूसर से वो मैक्सिमम एक दिन में मान लीजिए सिर्फ 200 ग्लास बना बना पाते थे जूस का। लेकिन अब उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ आ चुकी है, अब उनकी डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। अब उन्हें ज़रूरत लग रही है कि मुझे 300 ग्लासेस तो बनाने पड़ेंगे, या मुझे 300 ग्लासेस बनाने हैं, या 200-250 ग्लासेस बनाने हैं। तो उसने क्या किया, एक और जूसर खरीदा, तो टोटल कितने हो गए, 300 जूसर हो गए। तो इससे पहले मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाता था 200, तो अब कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाएगा, 300। तो इससे इसका आउटपुट बढ़ेगा। जब वो एक्चुअल में प्रोड्यूस करेगा तो मान लीजिए 280 ग्लास बिक रहे थे, तो उसने 280 ग्लास बनाए, जबकि पहले अगर 240 ही बना पाता था फॉर एग्जाम्पल, तो पहले कम बनाता था, अब ज़्यादा बना रहा है। तो ज़्यादा बना रहा है तो आउटपुट उसका बढ़ेगा। तो पहले जब वो 240 बनाता था तो उसे बेचकर 240 के ही पैसे आते होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 10 रुपए का ग्लास है, तो कितना कमाता होगा, 2400 रुपये कमाता होगा। लेकिन अब क्योंकि उसका 280 यूनिट वो आउटपुट बना पा रहा है, तो उसे बेचकर पैसा भी कितना आएगा, 10 रुपये के हिसाब से 2800 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, या उसका जो इनकम है वो इंक्रीज होगा। और जब हम पूरे कंट्री की बात, अभी हम एक फर्म की बात कर रहे थे तो उसकी इनकम थी, अब हम एक की बात नहीं कर रहे, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरी कंट्री के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो पूरी कंट्री की जो इनकम है जब बढ़ेगी तो उससे क्या कहेंगे, जीडीपी बढ़ रही है। फिर हम बात करते हैं कि क्या फायदा होगा अगर आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की है, मतलब स्टॉक पर अगर आपने पैसा लगाया हुआ है और स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, तो उससे क्या फायदा होगा। तो उससे फायदा ये होता है कि उससे अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है। तो मान लीजिए अगर मेरी शर्ट्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पर मैं क्या करती हूँ, हर दिन जाती हूँ फैब्रिक ले आती हूँ और हर दिन मैं उसकी स्टिचिंग करके बेच देती हूँ। मतलब मैं अपने पास स्टॉक मेंटेन नहीं कर रही फैब्रिक का, जब ऑर्डर आता है तब मंगवाती हूँ, मंगवाने के बाद फिर मैंने उसे स्टिच किया और उसे बेच दिया। फिर ऑर्डर आएगा, फिर मार्केट जाऊंगी, फिर वहां से मंगवाऊंगी, फिर स्टिच करूंगी, बेच दूंगी। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास जरूरी नहीं है कि हमेशा मुझे सप्लाई मिले। अब कई बार हो सकता है कि मेरे पास ऑर्डर तो आया, मैं मार्केट गई पर मुझे वैसा फैब्रिक मिला ही नहीं, या फिर फैब्रिक की अब जो था वो प्राइसेस थी वो बढ़ गई थी, या फिर जो फैब्रिक बनाती है यूनिट उसके लेबर्स स्ट्राइक पर गए हुए हैं और अब वो मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रही है। तो इससे क्या होगा कि मैं भी प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे पास उन इनपुट्स का सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं होगा। तो ये हमें प्रॉब्लम होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टॉक मेंटेन करना होता है। दूसरा, अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हो तो आप मार्केट की अनसर्टेनिटी से बचते हो। मार्केट की अनसर्टेनिटीज का मतलब ये है कि अगर मार्केट में उस चीज़ के प्राइसेस कम ज़्यादा होते हैं तो उसका इम्पेक्ट आपकी फर्म पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए आप कोई शर्ट बेचते हो जिसकी कीमत है 300 रुपये, क्योंकि आपको पता है कि वो जो शर्ट है वो खुद मुझे 250 रुपये की मिल जाएगी, तो मैं इसमें 300 रुपये कमाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ, आपने उसका स्टॉक मेंटेन नहीं किया, आपके पास ऑर्डर आया, आपने कहा कि हाँ 300 में शर्ट बिकती है, इसे डन कर लिया। फिर आप जब मार्केट गए उसे खरीदने के लिए तो पता चला कि वो जो है वो अब 250 में दे ही नहीं रहा, वो उसके कितने मांग रहा है, 300 मांग रहा है, या 320 रुपये मांग रहा है। तो आप ऑलरेडी किसी को जबान दे चुके हो कि 300 में सामान मैं बेचता हूँ, लेकिन अब आपको ही वो नहीं पड़ रही है, तो कैसे पूरा करोगे वो ऑर्डर। तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं मार्केट की अनसर्टेनिटीज, मार्केट में कुछ चीजें सर्टेन नहीं है कि हमेशा इतने में ही बिकेगा, वो चेंज हो सकता है। तो जब वो चेंज होगा तो आपके इस सप्लाई पर फर्क आएगा, या आपकी सेल्स पर फर्क आएगा। तो इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई करने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर हम बात करते हैं, दूसरी भी कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट की। एक तो हमने इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी देखी कि या तो वो फिक्स्ड होगा या तो इन्वेंट्री होगा, लेकिन एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं कि दो टर्म्स में, कि या तो वो ग्रॉस होगा या तो वो नेट होगा। तो इन्वेस्टमेंट की दो और कैटेगरीज भी होती हैं, या तो वो ग्रॉस होगा या तो वो नेट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आपने जितना कैपिटल इंक्रीज किया है इस साल उसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जितना हमने इस साल ऐड किया है टोटल, उसमें से हम रिप्लेसमेंट की वैल्यू को निकाल देते हैं, सिर्फ नेट एडिशन की वैल्यू को रखते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर हम इस पे आते हैं। एक सेकंड। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 30 बेंचेस रखी होती है।
तो ये 3 बेंचेस मेरी क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जो मैंने ऑलरेडी करके रखी थी, या मेरे जो एक कैपिटल था या मेरा जिसमें मैंने बिजनेस में लगाया था। अब क्या हो रहा है कि इस साल क्या हुआ, मान लीजिए ये पिछले साल का था, अब इस साल 1 अप्रैल को जब मैं देख रही थी, 1 अप्रैल 2024 ले लो, और फिर 31 मार्च 2025 ये साल खत्म होगा। तो साल की शुरुआत में मेरे पास कितनी थी, 30 बेंचेस थी। बट क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर जब स्टूडेंट्स ने इन बेंचेस को यूज़ किया, इसके साथ इसमें खेला कूदा, तो क्या हुआ, इसमें से जो थी 2 बेंचेस खराब हो गई, तो 2 बेंचेस टूट फूट गई, तो अब वो 2 बेंचेस क्या हो गई, कम हो गई। और इसी साल मैंने क्या किया था, 5 बेंचेस और खरीदी थी, तो 5 बेंचेस पर मैंने और पैसा लगाया था, तो ये क्या हो गया, 5 बेंचेस एक्स्ट्रा आई। अब आप ईयर के एंड में देखोगे तो आपके पास बेंचेस बची कितनी, 30 थी, 5 और आ गई, 35 हुआ, लेकिन 2 बेंचेस जो है वो टूट भी गई थी, तो कितना हुआ, 33 बेंचेस आपके पास बची। ओके, अब इसमें जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखोगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा पूरा 5 बेंचेस। क्यों, क्योंकि आपने अभी इस बार टोटल पैसा कितना खर्च किया है, 5 बेंचेस पर किया है, तो 5 बेंचेस आपके क्या हो जाएंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो साल की शुरुआत में 30 बेंचेस थी, अभी कितनी है, 33 बेंचेस है, तो सिर्फ 3 बेंचेस का एडिशन हुआ है, तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएगा, 3 बेंचेस। समझ में आ रही है। तो इस ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है ये 2 बेंचेस। इस 2 बेंचेस को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। रेगुलर यूज की वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है। हम अगर दोबारा समझे तो ग्रॉस का लेता है टोटल पे आपने कितना पैसा खर्च किया इस साल 5 बेंचेस पर। नेट का देखता है सिर्फ नेट एडिशन, रिप्लेसमेंट नहीं देता। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब आपने 5 खरीदी तो उस 5 बेंचेस में से 2 बेंचेस ने तो उसको रिप्लेस कर दिया ना, तो 2 बेंचेस की जगह इसके टूटने की से खाली हो गई थी, तो उसको रिप्लेस किया 2 बेंचेस ने, और बाकी 3 ने क्या किया, एडिशन किया। तो रिप्लेसमेंट नहीं देखता, सिर्फ ये एडिशन देखता है, ग्रॉस टोटल देखता है। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, मतलब वो वैल्यू जो कम हो गई है रेगुलर यूज की वजह से। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो टोटल आपने कितने कैपिटल गुड्स बनाए हैं या परचेज किए हैं, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिर्फ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अभी 30 था पिछले साल, मतलब साल की शुरुआत में एडिशन कितना हुआ, 13 का एडिशन हुआ, तो सिर्फ 3 ही क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपके दोनों गुड्स आते हैं, चाहे उसे रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जा रहा हो या फिर नेट एडिशन के लिए। तो जो हमने 5 खरीदी थी उसमें 2 ने रिप्लेस किया तो वो भी 2 भी आएंगी, 3 ने नेट एडिशन किया तो वो भी आएंगी। तो रिप्लेसमेंट नेट एडिशन इसमें दोनों आता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ रिप्लेसमेंट मतलब डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट आता है। इसमें जो क्या बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ नेट एडिशन आता है, 3 आता है, जो रिप्लेस किया या फिर डेप्रिसिएशन हुआ वो नहीं आता है, सिर्फ नेट एडिशन आएगा। तो 5 में से अगर 2 रिप्लेस हो रही हैं तो वो नहीं आएगा, सिर्फ 3 नेट एडिशन वाला आएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, अगर नेट में मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूँ, मतलब नेट कितना था तो 3 और हमने एडिशन हुआ था, डेप्रिसिएशन मतलब टूटी कितनी थी 2, तो 3 + 2 कर दूँ तो मुझे ग्रॉस मिल जाएगा 5। जबकि नेट कैसे निकलता है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके निकलता है। तो ग्रॉस कितनी थी 5, और 5 में से डेप्रिसिएशन जो टूट गई थी कितनी थी 2, उसे हटा दूँ तो क्या बचेगा 3, और ये 3 क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपने नेट इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका फायदा क्या होगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट का पहला फायदा होता है कि इससे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मान लीजिए पहले अगर मेरे पास 30 मशीन्स थी या 30 बेंचेस थी अगर, तो उसमें कुछ लिमिटेड बच्चे ही बैठ पाते थे। अब अगर मेरे पास 33 हो गई, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ इंक्रीज देखेंगे तो कितना हुआ, 3 और आ गई, तो अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बच्चे हैं जिन्हें मैं एडमिशन दे सकती हूँ, तो इससे मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती है। फिर हम बात करते हैं हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हायर लेवल ऑफ आउटपुट मतलब अगर प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बड़ी है तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, और प्रोडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, ज्यादा आउटपुट आप जनरेट कर पाओगे। अब जब आप उसे बेचोगे तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, मतलब जीडीपी इंक्रीज होगी। तो ये 3 आपको सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में देखा था। इसके अलावा इसमें 2 फायदे और होते हैं, इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा मशीन्स आई हैं तो आपके लेबर्स के पास ज़्यादा मशीन्स होंगी, ज़्यादा मशीन्स अवेलेबल होंगी जिसपे वो काम कर सकता है। तो पहले क्या था, सिर्फ 3 मशीन्स थी, 30 मशीन्स थी जहाँ पे लेबर्स को एडजस्ट करना होता था।
अब कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स आ गई तो यहाँ के लेबर्स के पास अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, अब वो दूसरी मशीन्स पे भी काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप पहले मान लीजिए आपके पास 30 मशीन थी तो ज़्यादा काम नहीं था, तो आपने कम लेबर्स को लगाया हुआ था। अब 3 मशीन और आ गई तो उस पर काम करने के लिए आपको और लेबर चाहिए, तो आप और लेबर को लगाओगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और इससे आपकी जो अवेलेबिलिटी है मशीन्स की वो भी बढ़ती है। फिर हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो वो कैपिटल गुड्स जिसे हम यूज कर रहे हैं फॉर द रिप्लेसमेंट। तो हमने जो बेंचेस खरीदी थी उसमें से वो 2 बेंचेस जिसको हम यूज कर रहे थे रिप्लेसमेंट के लिए, उसकी वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल गुड्स जिसे आप रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हो उससे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपने एक नाम सुना कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को बनाता कौन है, इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन कैपिटल की वैल्यू को कम कौन करता है, डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है, तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन। टोटल एडिशन, टोटल आपने खरीदी थी 5, नेट एडिशन हुआ 3, 5 में से 3 को हटा दोगे तो आपको पता चलेगा कितना रिप्लेस हुआ या कितना डेप्रिसिएशन हुआ। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन क्योंकि आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो अकाउंट्स में, तो आपको पता होगा कि इसके 3 मेजर कॉजेस होते हैं। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है, या तो नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण, कि नॉर्मल आपने इसको यूज किया तो अब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। जैसे बेंचेस अगर डेली उसमें बच्चे बैठ रहे हैं, हंसी मजाक खेल कूद कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। फिर है एक्सीडेंटल डैमेजेस। तो अगर आपकी फर्म में जो कुछ मशीन्स है वो किसी भी लेबर की लापरवाही से टूट फूट गई है, या फिर वो क्या हो गई, इसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, कुछ पार्ट्स उसके डैमेज हो गए, तो उसकी वजह से भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ये हम आगे और पढ़ेंगे, ऑब्सोलिसेंस है ये, ऑब्सोलिसेंस। तो आगे आप इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप शॉर्ट में समझिए कि जब मार्केट में टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो भी इन फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो सपोज करिए कि आप जो फोन चला रहे हैं वो अगर आपने खरीदी थी न्यू फ्रेश पीस आपने खरीदा था अभी उसका 50,000 रुपए का, अब उसकी जो है वो नए मॉडल्स आ गए, मतलब अगर वो आईफोन है तो आईफोन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जो पुराने वाले आईफोन्स होते हैं उसकी वैल्यू अपने आप मार्केट से कम होती जाती है। तो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि इस डेप्रिसिएशन से होने वाले लॉस से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये क्या होता है, एक तरीके का भंडारा होता है, एक तरीके का ये सेविंग्स होती है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हर साल पैसे डालते जाते हो जितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है। ताकि मान लीजिए कि कोई मशीन थी वो थी 10 लाख रुपए की, आपको पता था कि कब तक चलेगी, 10 साल तक चलेगी, 10 ईयर्स तक चलेगी, और हर साल उसकी 1-1 लाख रुपए वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे ही 1 साल खत्म होगा आप उसमें 1 लाख रुपए डाल दोगे भंडारे में, दूसरे साल में फिर 1 लाख और डाल दोगे, तीसरे साल में 1 लाख और डाल दोगे। तो बाय द टाइम 10 साल में जब तक ये मशीन पूरी खत्म हो जाएगी या इसकी वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी, अब आपको ये बेचनी पड़ेगी और नई मशीन लेनी पड़ेगी, तब तक आपके 10 साल बाद तक इस भंडारे में कितने पैसे इकट्ठे हो चुके होंगे, 10 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे। तो आपके पास रेडीली पैसा अवेलेबल है कि इससे जाके आप नई मशीन खरीद सकते हो। तो इससे हम कहते हैं प्रोविजन बनाते हैं, ताकि हम डेप्रिसिएशन के लॉस को रिकवर कर पाए, या फिर कुछ टाइम बाद जब हमें नई मशीन खरीदनी हो तो हमारे पास पैसे अवेलेबल हो। इसी अकाउंट्स में तो क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पर इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ऑल्दो प्रोविजन और रिजर्व में फर्क होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, बट इकोनॉमिक्स में हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, इसलिए हम रिजर्व और प्रोविजन को एक ही मानते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब जो पूरा साल में हम इसमें अमाउंट जमा करवाएंगे, वो कितना करवाएंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के ऊपर। तो पूरे साल में हम कितना पैसा जमा करवाएंगे, तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी ली कितने की थी, और एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स, कितने साल वो चलने वाली थी। तो जैसे यहाँ पर मशीन ली कितने की थी, एक सेकेंड, मशीन ली थी हमने 10 लाख, कितने साल चलने वाली थी, 10 साल तक चलने वाली थी। तो इस साल में उसमें कितना पैसा डालूंगी, तो इस साल में उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए ही डालूंगी। तो ये 1 लाख क्या हो जाएगा, मेरा एनुअल अमाउंट हो जाएगा जो मुझे उस रिजर्व में डालना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 10 साल के बाद वो खराब हो जाएगी, तो 10 साल तक मुझे कितना जमा करना है, 10 लाख रुपए जमा करना है। उसके लिए हर साल कितना डालना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में, जैसे हम शॉर्ट में कहते हैं DRF। ये वो फंड है जो कि लोग बचाते हैं, बनाते हैं ताकि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हो सके। मतलब जब हमारी मशीन खराब हो जाए और उसे हमें रिप्लेस करना हो तो उसके लिए पैसा हमारे पास तैयार हो, इसीलिए हम बनाते हैं DRF। इसके बनाने का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की नीड को फुलफिल करता है। तो मशीन अगर खराब हो जाएंगी तो उसे नई मशीन से रिप्लेस करने के लिए जितना खर्चा आएगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रिप्लेसमेंट कर रहे हो, रिप्लेसमेंट करने का पैसा आ रहा है, तो कुल मिलाकर आप रिप्लेसमेंट के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा इकट्ठा है तो आपका ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, तो आपका जो टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रिप्लेसमेंट किसका पार्ट होता है, ग्रॉस या नेट किसका होता है। तो रिप्लेसमेंट नेट में आता ही नहीं है ना, नेट में सिर्फ नेट एडिशन आता है, रिप्लेसमेंट ग्रॉस में आता है। तो अगर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो उससे अपने आप क्या बढ़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अब आपके पास न्यू मशीन्स अवेलेबल हो रही हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो आपको ज़्यादा आउटपुट बना कर देंगी। साथ ही में इससे आप इकोनॉमिक रिसेशन से बचते हो। इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब ये है कि जब आप, मतलब हर एक मार्केट में ना 4 पीरियड होते हैं। एक होता है बूम पीरियड, एक आपका होता है रिसेशन पीरियड, एक आता है डिप्रेशन पीरियड और फिर आता है रिकवरी पीरियड। तो मार्केट जो होती है वो कभी बहुत तेजी में होती है, फिर गिर रही होती है, वो पूरी मंदी पड़ जाती है और फिर वो धीरे धीरे रिकवर करती है, फिर तेजी आती है, फिर स्लो डाउन आता है, फिर मंदी आती है, फिर रिकवर करती है। तो ये जो है वो चक्कर चलता ही रहता है। तो जब रिसेशन पीरियड होता है, मतलब जब आप थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा होता है, उस टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो मार्केट में, तो दोबारा से तेजी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको इकोनॉमिक रिसेशन से बचाता है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जब रिसेशन आता है तब सेल्स नहीं होती है, तब आपके पास पैसा नहीं होता है, तब मतलब कमाई नहीं हो रही होती है ना, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा भंडारा रखा हुआ है जहाँ पे आपने ऑलरेडी सेविंग्स करके रखी है, तो ये पैसा आपको हेल्प करेगा इस रिसेशन से ओवरकम करने में। जबकि अगर आपके पास ऐसी कोई सेविंग्स नहीं है और सेल्स भी नहीं हो रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, आपने सेविंग भी नहीं की, तो वहां पे आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो इकोनॉमिक रिसेशन से आपको कौन बचाता है, तो ये बचाता है आपका DRF। फिर हम बात करते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में भी फंसने से आपको बचाता है। ये कैसे होता है कि जब भी मार्केट में रिसेशन आता है तो क्या होता है, रिसेशन आने की वजह से मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाती है। और ऐसे समझिए कि पहले तो जब रिसेशन आता है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड अगर कम हो गई है तो क्या आप ज्यादा सामान बनाओगे, नहीं, लोग खरीदने वाले ही नहीं है, तो आउटपुट भी क्या करोगे, कम करोगे। अब आपने आउटपुट कम बनाया है, तो आउटपुट कम बनाया तो पैसा भी कम आएगा। अगर आपने 10 ग्लास जूस बनाए हैं तो 10 ग्लास का पैसा मिलेगा ना, लेकिन बनाया ही 6 ग्लास है तो पैसा कम मिलेगा, उसको बेचकर कम पैसा मिलेगा। और अगर इनकम कम है तो क्या आप मार्केट में ज्यादा डिमांड कर पाओगे। अगर पापा की इनकम कम हो रही है तो ज्यादा खर्चा करोगे क्या, नहीं, तो आप फिर से अपने एक्सपेंडिचर को या डिमांड को कम कर दोगे। और फिर डिमांड कम हुई है तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम हुआ है तो इनकम कम जनरेट होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब चलता ही रहता है। तो एक बार ही आया तो ये बहुत लंबी साइकिल हो जाती है, ये ट्रैप हो जाता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। बट अगर तो आपके पास ऑलरेडी फंड्स इकट्ठे हुए हैं तो उसको यूज करके आप आसानी से इस ट्रैप से निकल सकते हो। तो इस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से भी वो आपको बचाता है। फिर हम बात करते हैं कुछ एडिशनल टॉपिक्स के बारे में। जैसे हमने कहा था कि ऑब्सोलिसेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ऑब्सोलिसेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। हमने पहले जब डेप्रिसिएशन के कॉजेस देखे थे तो हमने वहाँ पे 3 चीजें देखी थी, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। तो डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक्सपेक्टेड वाला आता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं आता, पर हम दोनों ही देखेंगे क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब ये है कि अगर आपकी किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या फिर चेंज इन डिमांड, तो अगर टेक्नोलॉजी में फर्क आने के कारण, अगर मान लो आईफोन 10 की जो वैल्यू है, आईफोन एक्स की जो वैल्यू है वो 11, 12, 13, 14 आने के कारण कम हुई है, तो इससे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। या आपने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी की वैल्यू कम हो जाएगी। या फिर डिमांड बदल गया है, डिमांड बदल गया है मतलब अब लोग आईफोन को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, अब लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, सैमसंग के फोन का प्रेफर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब इससे भी क्या होगा, इससे भी जो आपका डिमांड पैटर्न चेंज होने के कारण आईफोन के प्राइसेस कम हो जाएंगे, आईफोन की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी।
तो इसके कारण भी आपका जो वैल्यू कम हो रही है उसे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। या तो आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाए डिमांड में चेंज आने की वजह से कि लोग अब इसे डिमांड नहीं कर रहे, कोई और चीज डिमांड कर रहे हैं, या फिर इसकी वैल्यू कम हो जाए किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से। तो दोनों रीजन से अगर वैल्यू कम हो रही है तो हम कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, ये जो होता है वो आपके डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है तो इस लॉस को, मतलब उसकी जो वैल्यू कम हो रही है तो लॉस हो रहा है ना, तो उस लॉस को हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या होता है, तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि जब आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है टेक्नोलॉजी या डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि आपकी किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। सुनामी आ गई, बिल्कुल बाढ़ में वो पूरा सामान पानी चला गया उस सामान में और उसकी वैल्यू कम हो गई, या खराब हो गया तो कम वैल्यू में बेचना पड़ेगा, या फिर अर्थक्वेक आ गया, टूट फूट गया सामान तो अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर किसी भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वैल्यू कम हुई है, या फिर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से कम हुई है। अचानक से पूरी वर्ल्ड में कहीं से रिसेशन आ गया, जैसे कोरोना आया तो सबकी डिमांड कम हो गई। तो अगर ऐसा ग्लोबल कोई रिसेशन आया है तो वो भी क्या करता है, चीज़ों की वैल्यू कम कर देता है। तो आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अगर रिसेशन की वजह से या नेशनल कैलेमिटी की वजह से कम हुई है तो भी हम इसे क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करता ना कोई कि सुनामी आएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर ग्लोबल रिसेशन कब आएगा कोई कह नहीं सकता, जैसे कोरोना अनएक्सपेक्टेड था ना, तो इसे क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये जो होता है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसका सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस पार्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। तो अनएक्सपेक्टेड किसका पार्ट होगा, तो ये होता है कैपिटल लॉस का। कैपिटल लॉस मतलब ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड है कैपिटल लॉस। और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है तो इसे हम डीआरएफ के थ्रू कवर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो इसका लॉस कवर किससे होता है, इंश्योरेंस से कवर होता है। फिर हम बात करते हैं लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, वही हम इसको दूसरे टर्म से बोल रहे हैं। अभी हमने क्या देखा, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, सेम वही है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है वाइल इन यूज, तो जब आप उसको यूज कर रहे हो तब उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो दैट इज डेप्रिसिएशन। लेकिन कैपिटल लॉस का मतलब है कि यहाँ पर आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू तब भी कम हो जाती है जब वो यूज में नहीं था। तो अगर आप किसी बेंच को रोज उसमें बैठ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, तब कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन। पर बेंचेस लेके रखी थी, अभी यूज भी नहीं किया और अचानक से बाढ़ आ गया, पानी आ गया और वो टूट फूट गई, तो अब इस जो वैल्यू कम हुई वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। तो जब वो यूज की वजह से होता है तो डेप्रिसिएशन, और जब वो यूज में नहीं था तब भी उसकी वैल्यू कम हो गई तो क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या होते हैं, तो 3 कॉजेस होते हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हैं। एक क्या है, वियर एंड टियर, दूसरा क्या है, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एंड तीसरा क्या है, आपके एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। और क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो इसका जो लॉस है वो कहाँ से रिकवर होगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। कैपिटल लॉस का हमने देखा यूज में नहीं होता तभी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कॉजेस क्या होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज या फिर इकोनॉमिक रिसेशन। और ये जो है वो कैसे मैनेज होता है, तो ये मैनेज होता है थ्रू इंश्योरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमें एक टर्म देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन पूरी कंट्री में। तो मेरी फर्म के फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जितनी कम हुई है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। पर पूरी कंट्री में जितनी फर्म्स हैं, उनके पास जितनी मशीन्स हैं, इस साल में उन सबकी वैल्यू जितनी कम हो जाती है उससे टोटल हम कहते हैं करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन एन इकोनॉमी। तो पूरे देश में जितने दुकान हैं उन सबकी मशीन्स की जितनी वैल्यू कम हो रही है टोटल, उसे हम क्या कहेंगे, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और ये 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर कितना हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स। तो 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। तो आपके पास 4 सेक्टर्स होते हैं टोटल इकोनॉमी के। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सेक्टर जो सामान खरीदता है अपने खुद के लिए। तो एक्चुअल में ये कौन सा सेक्टर होता है, जो कि ओनर होता है सेल का। सेल मतलब सी से होता है कैपिटल, ई से एंटरप्रेन्योर, एल से लैंड और दूसरे एल से लेबर।
तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसका ओनर कौन होता है, तो वो हाउस होल्ड होता है। जैसे अगर दुकान में मतलब लेबर्स चाहिए काम करने के लिए, कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। तो जो हाउस होल्ड है वो उसको लेबर्स देगा। इसको पैसा चाहिए, कौन देगा, हाउस होल्ड देगा। इससे अगर दिमाग चाहिए, कहाँ से आएगा, बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन कहाँ रहता है, हाउस होल्ड से आएगा। तो वैसे ही चाहे उसे कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, सब कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर वो सेक्टर होता है जो कि सेल का यूज करता है या सेल को हायर करता है फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो जो हाउस होल्ड के पास कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर है, उनसे लेकर वहां पर अपना प्रोडक्शन करता है या वहां पे अपने रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में, तो उस सेक्टर को हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर काम करती है एज अ वेलफेयर एजेंसी और एज अ प्रोड्यूसर दोनों। तो वैसे वेलफेयर एजेंसी भी काम करती है, जैसे देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, देश में प्रॉपर कानून चलाना है, तो ये सब करके वो क्या कर रही है, वेलफेयर एजेंसी का काम कर रही है। जबकि अगर आपने सुना होगा तो गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज भी होती हैं, जैसे बीएसएनएल की सिम बना रही हैं, रेलवेज चला रही हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, तो ये सब आपका एज अ प्रोड्यूसर भी वो काम कर रही है। तो वो खुद प्रोडक्शन करती भी है, तो ऐसे जब वो प्रोडक्शन करेंगी तो प्रोड्यूसर, जब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, देश की व्यवस्थाओं को संभालेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वेलफेयर एजेंसी। ये तीसरा सेक्टर होता है। चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल मतलब दूसरी कंट्रीज पर जब हम डिपेंड होते हैं, वहां से जब हम सामान मंगवाते हैं, उन्हें सामान बेचते हैं। मंगवाना मतलब इम्पोर्ट, बेचना मतलब एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब करते हैं तो ये किसके साथ रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल सेक्टर के साथ, मतलब विदेश, दूसरी कंट्रीज के साथ। तो 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड जो सेल ओन करती है, फर्म्स जो उनके सेल का यूज करके उससे फिर प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट जो वेलफेयर एजेंसी की तरह भी काम करती है, प्रोड्यूसर की तरह भी, और चौथी एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये क्या है, इन सेक्टर्स के बीच में कुछ फ्लोज होते हैं। अभी हम मान के चलेंगे वैसे इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 4। हम अभी एज्यूम करेंगे कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, और वो 2 सेक्टर कौन से हैं, तो वो 2 सेक्टर हैं आपके हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है फर्म। तो ये सिर्फ हमारा एजम्पशन है कि हाउस मतलब पूरे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर्स हैं। हम अभी मान के चलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर को अभी इग्नोर करेंगे और एक्सटर्नल सेक्टर को भी इग्नोर करेंगे। तो ये जो हमारे पास 2 सेक्टर बचे, हाउस होल्ड और फर्म, इनके बीच में कई सारे तरह की लेन देन होती है, जिससे हम कहते हैं इनके बीच में कई सारे तरह के इंटरसेक्टोरल फ्लोज होते हैं। इंटरसेक्टोरल मतलब 2 सेक्टर के बीच में फ्लोज होते हैं। उन 2 जो फ्लोज है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फ्लो होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या आता है, रियल फ्लो में दोनों सेक्टर्स के बीच में, मतलब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में चीजों या सर्विसेज की लेन देन होती है। यहाँ पे पैसा काम में नहीं आता, मतलब पैसा बीच में नहीं आएगा। तो अब इसमें होगा क्या, पहले तो जो हाउस होल्ड है, तो ऐसे समझो पहले जो प्रोड्यूसर है उसे क्या बनाना है, उसे प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। तो क्या चाहिए, कुल मिला के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो ये फैक्टर सर्विसेज उन्हें कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। तो हाउस होल्ड देता है फर्म को ये कुछ फैक्टर सर्विसेज, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। उसको यूज करके प्रोड्यूसर क्या करेगा, कुछ प्रोडक्शन का काम करेगा, और प्रोडक्शन का काम करने के बाद वो क्या बनाएगा, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। जैसे शर्ट्स बना दिए, या फिर शूज बनाए, पर्स बनाए, बेल्ट बनाए, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। और उसे बनाने के बाद वो क्या करेगा, खुद तो यूज करेगा नहीं, उसे मार्केट में बेचेगा। और फिर उसे कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड। इसका मतलब इन सर्विसेज के बदले वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने बनाए हैं वो उसको दे रहा है। तो इस फ्लो या इस लेन देन को आप क्या कहते हैं, रियल फ्लो, जहाँ पे मनी का रोल ही नहीं है। हाउस होल्ड उनके लिए काम करेंगे, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर देंगे, उसको यूज करके प्रोड्यूसर अपना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, और फिर जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं वो ऐसे ही वो हाउस होल्ड को दे देंगे उनके सर्विसेज के बदले। लेकिन जब हम मनी को ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम कहते हैं मनी फ्लो। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे 2 सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब अगर आप रियल फ्लो में देखोगे तो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर या फर्म सेक्टर को क्या दिया था, फैक्टर सर्विसेज दी थी, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। अब उसके बदले प्रोड्यूसर उसे क्या देगा, पैसा देगा, मनी देगा। क्या देगा, मनी में कैपिटल को देगा। अच्छा, मनी को हम क्या कहते हैं, जब सर्विसेज दी थी तो कहते हैं फैक्टर सर्विसेज दी थी। उसकी जब पेमेंट देंगे तो क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं। और ये पेमेंट क्या होगी, तो जिसने आपको कैपिटल दिया था उसको आप इंटरेस्ट दोगे, जिसने अपना माइंड, बिजनेस माइंड दिया था आप उसको प्रॉफिट दोगे, जिसने जमीन दी थी आप उसको रेंट दोगे, जिसने अपना लेबर लगाया था आप उसको वेजेस या फिर सैलरीज दोगे।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर देगा हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड उन पैसों का क्या करेगा, हाउस होल्ड उन पैसों को यूज करेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो प्रोड्यूसर ने बनाया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रोड्यूसर ने इनको क्या दी थी, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका एक्सपेंडिचर या उस पर पेमेंट कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका रियल फ्लो हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट क्या है, मनी फ्लो है। तो रियल फ्लो में हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी, तो फर्म ने यहाँ पे मनी फ्लो में क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। प्रोड्यूसर सेक्टर ने वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे, तो यहाँ हाउस होल्ड क्या देगा, एक्सपेंडिचर देगा, मतलब पैसा देगा उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। तो ये आपका होता है रियल फ्लो या फिर मनी फ्लो। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मनी फ्लोज आर अपोजिट टू द रियल फ्लो। तो मनी फ्लो जो है वो रियल फ्लो के अपोजिट है, वो भी हमने देखी कैसे। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है, पैसों का एक लगातार एक साइकिल में वो चलता जाता है, उस साइकिल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली वो साइकिल होती है, शुरुआत होती है प्रोडक्शन से। तो पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कुछ सामान बनाएगा, उसे बेचकर पैसा कमाएगा, जो भी पैसा आया वो उसे अपने पास पूरा नहीं रखता, उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो शर्ट्स बनाई, शर्ट वो क्या था, प्रोडक्शन। बेचकर पैसा आया, तो शर्ट का पैसा आया वो इनकम जनरेशन। पूरा पैसा मैं नहीं रखूंगी क्योंकि जिसने कैपिटल दिया था उसको इंटरेस्ट देना बाकी है, जिसने बिजनेस माइंड दिया था उसको प्रॉफिट देना बाकी है, जिसने काम करने की जगह दी थी, लैंड दिया था, उसको रेंट देना बाकी है, और जिसने मुझे काम करने के लिए जो लेबर्स थे वो प्रोवाइड किए थे उनको अभी मुझे वेजेस देना बाकी है। तो उससे हम क्या कहेंगे, डिस्पोजिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें तीन फेजेस हैं, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन, फेज ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले फेज में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये क्या है, वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मतलब कुछ प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ फैक्टर सर्विसेज चाहिए जैसे पैसा, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, और कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए, फैब्रिक चाहिए शर्ट्स बनाने के लिए, तो दोनों ही मुझे लगते हैं। और ये मैं प्रोडक्शन करती क्यों हूँ, ताकि मैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूँ। तो ह्यूमन बींग्स जो भी डिमांड कर रहे हैं मैं उन्हें तक वो सामान पहुंचा सकूँ, इसलिए हम प्रोडक्शन करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनकम जनरेशन कौन सा, इसके बाद क्या आता है, इनकम जनरेशन। तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड होती है उनको हम क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट देते हैं इन रिटर्न ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पर जो भी आपने फैक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनाई थी उसे आप उन्हें बेचकर उनसे आप पैसा कमाओगे, और जो भी हाउस होल्ड है उनको सबको ये फैक्टर पेमेंट बांट दोगे। अब जो उनको फैक्टर पेमेंट मिली वो स्पेंड करेंगे कहाँ पे, इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनकम जनरेशन में उनको जो भी इनकम मिली थी जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट और वेजेस, उसको वो खर्च करेंगे कहाँ पर, इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दोनों एक्सपेंडिचर आते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आता है और इन्वेस्टमेंट भी। तो जो आपके पास पैसा कमाया है, आपके पास आया है, या तो आप उसे खर्च करोगे खाने पीने की चीज़ों पे जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर आप उसे खर्च करोगे किसी मशीन पर ताकि आप और प्रोडक्शन कर पाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या करता है, आपकी दोबारा चीज़ों की डिमांड बढ़ाता है। जिस चीज़ पे आप खर्चा ज़्यादा करोगे उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगी। जैसे अगर लोग ज़्यादा आईफोन खरीद रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो दोबारा से उसी का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन करने के बाद जो पैसा आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जिनके पास पैसा आया वो उन पैसों को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। फिर अगेन जिसकी सर्विसेज खरीदी गई उसकी डिमांड बढ़ेगी तो दोबारा उसका प्रोडक्शन होगा, और ये सर्कुलर जो फ्लो है वो चलता ही जाएगा। अच्छा, इन तीनों का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, जैसे हम कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी, मतलब प्रोडक्शन इज ट्रिपल इक्वल टू, ये ट्रिपल इक्वल है, ट्रिपल इक्वल मतलब ये ऐसा है, इसका मतलब है ये ऑलवेज भी इक्वल टू इनकम, और इनकम विल ऑलवेज भी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये तीन है, ये इनकम विल ऑलवेज भी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मान लीजिए मैंने अगर 20,000 का सामान बनाया है तो प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 20,000 का। तो अगर प्रोडक्शन 20,000 का है तो उसे बेचकर मुझे पैसा भी कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। और अगर मुझे 20,000 मिला है और मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि कोई सेविंग नहीं कर रही हूँ, जितना पैसा आया है पूरा खर्च करूंगी, तो 20,000 मेरे पास आया है तो स्पेंड भी कितना होगा, 20,000 होगा। तो ये क्या है आपका, तीनों का अमाउंट सेम आता है। ये आपके कुछ असम्पशंस है कि हम मान के चल रहे हैं कि इस फ्लो में सिर्फ दो ही सेक्टर्स रोल प्ले करेंगे, इसके अलावा कोई सेक्टर नहीं होगा।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स नहीं होगी, जितना पैसा फर्म को मिला है पूरा बांट देगा अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो पैसा हाउस होल्ड को मिला है वो पूरा पैसा खर्च करेंगे इन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो किसी तरह की कोई सेविंग्स नहीं रहेंगी। फिर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इकोनॉमी रहेगी वो कैसी रहेगी, क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी, ओपन इकोनॉमी नहीं होगी। ओपन मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, सिर्फ हमारी कंट्री में ही लेन देन हो रही है, बाहर के देशों के, बाहर की कंट्रीज के साथ कोई लेन देन नहीं है, बाहर के देशों के साथ कोई लेन देन नहीं है। फिर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं रहेगा, सिर्फ दो ही सेक्टर रहेंगे, हाउस होल्ड और फर्म। फिर हम बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस फ्लो से हमें क्या पता चलता है। तो इस फ्लो से हमें नेशनल इनकम के बारे में पता चलता है। कैसे? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जब आप नेशनल इनकम के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसे कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। और यही 3 तो हमने फ्लोज पढ़े, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। तो यही 3 चीजें जो है वो हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का बेस तैयार करती हैं। फिर दूसरा है नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैसे दो सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर को चाहिए क्या, हाउस होल्ड सेक्टर से चाहिए ये आपके फैक्टर सर्विसेज, और हाउस होल्ड को क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये था आपका फ्लोज। लास्ट टॉपिक जो है वो है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, सो द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। अब हमारे आसपास हमें जितनी भी क्वांटिटीज देखने के लिए मिलती हैं, नाउ व्हाट आर द क्वांटिटीज? तो एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स आर क्वांटिटीज। तो हर चीज जिसको आप नंबर में बता सकते हो, जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपके मार्क्स के बारे में पूछूं, या फिर एनीथिंग लाइक आपका फोन नंबर क्या है, प्रोडक्शन कितने का हुआ, सेल्स कितने का हुआ, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपने कितने पैसे निकलवाए हैं, ये सारी चीजों का जो आंसर होगा वो इन नंबर्स होगा। तो जिसका आंसर इन नंबर्स हो सकता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटीज। और जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ क्वांटिटीज होती हैं स्टॉक और कुछ क्वांटिटीज होती हैं फ्लो क्वांटिटीज। अब जो आपकी स्टॉक क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? तो ऐसी क्वांटिटीज जिसे मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैंने आपको सिर्फ एक टाइम दिया, जैसे कि बताओ 5 बजे ये क्वांटिटी कितनी थी, या फिर 1 तारीख को ये क्वांटिटी कितनी थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें मैंने आपको बिगिनिंग और एंडिंग टाइम नहीं दिया। मैंने ऐसा नहीं बोला 5 से 6 के बीच में कितना था, या 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में कितना था। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि 5 बजे कितना था और 1 अप्रैल को कितना था। तो ये इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि फ्लो वो क्वांटिटीज होती हैं जिसे मेजर किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टाइम होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस महीने कितना था, इस महीने मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कितना था। या फिर मैं अगर आपसे बोलूं आज के दिन में कितना था, तो आज का दिन मतलब सुबह से लेकर, मॉर्निंग से लेकर रात को, नाइट तक कितना था। तो आपके पास क्या है, एक स्टार्टिंग टाइम भी है, एंडिंग टाइम भी है। तो पीरियड में अगर वो क्वांटिटी मेजर की जा रही है दैट इज फ्लो क्वांटिटी या फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक का टाइम डायमेंशन नहीं होता है। टाइम डायमेंशन मतलब वही कि बिगिनिंग और एंडिंग टाइम नहीं होता है, बस एक ही टाइम होता है। जबकि फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है, इसमें बिगिनिंग एंड दोनों ही टाइम्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो स्टॉक होता है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है, और जो फ्लो का इम्पैक्ट है वो स्टॉक पर पड़ता है। तो दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। बट इस पॉइंट पे आने से पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इस पॉइंट को प्रूव करते हैं कि कैसे एक दूसरे पर इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमारे इकोनॉमिक्स में जितनी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं और सिर्फ हम उसकी बात करेंगे, और फिर देखेंगे कौन सी क्वांटिटीज कहाँ आती हैं, कौन सी स्टॉक में आती है, कौन सी फ्लो में आती है। हाँ, ये समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ये आपका पहला ही चैप्टर है। तो आप आगे जब तक कुछ चैप्टर्स करोगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा कि कैसे हम कुछ क्वांटिटीज को एक दिन में कैलकुलेट करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, और कौन सी क्वांटिटीज को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर मैं बात करूं वेल्थ, तो आपकी कितनी जायदाद है, कितनी जमीन जायदाद है, ये आप जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर सकते हो कि आज के दिन में आपके पास क्या क्या है। आप पूरे साल की बात नहीं कर सकते कि पूरे साल में मेरे पास क्या क्या था, क्योंकि हो सकता है साल की शुरुआत में आपके पास कुछ नहीं हो, साल के एंड में आ जाएगा। तो आप एक आंसर नहीं दे सकते ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, साल की शुरुआत में मेरे पास 2 जमीनें थी, 2 प्लॉट्स थे, और मेरे पास 4 कार्स थी फॉर एग्जाम्पल। साल खत्म होते होते मेरे पास 4 प्लॉट हो गए और कार अब मेरे पास 6 हो गई।
अब अगर आप मुझसे पूछो पिछले साल आपके पास कितनी प्लॉट या कितने कार थे, मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अलग था, बीच में अलग था, एंड में अलग था, मुझे पता ही नहीं है कि मैं आपको कौन सा वाला फिगर दूं। तो मुझे आपको मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पूछो कब। तो आप पूछिए कि इस पर्टिकुलर डेट को कितना था, 5 बजे कितना था, या इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना था, तो मैं आपको बता सकती हूँ। सिमिलरली कैपिटल, कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं, और ये भी चेंज होता रहता है, तो पूरे साल में ये पैसा चेंज होता रहेगा। कभी मैंने पैसे लगाए होंगे 5 लाख, फिर मैंने कभी ड्रॉइंग्स में पैसे निकाल भी लिए होंगे, फिर कभी मैंने दोबारा से री इन्वेस्ट किए होंगे, एडिशनल कैपिटल लगाया होगा, तो ये पूरा साल ये अमाउंट बदलता रहा था। अब अगर मुझे ये पूछना है कि कैपिटल कितना है, तो मुझे पर्टिकुलर टाइम का पूछना होगा, और अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो उसमें भी आपका कैपिटल ऐसे ही दिया होता है कि कैपिटल ऑन द 1 अप्रैल या कैपिटल ऑन द 31 मार्च, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल। तो पर्टिकुलर बिल्कुल डेट देकर पूछता है वो, तो ये क्या होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। फिर है बैंक में आपके कितने पैसे हैं। अब बैंक में आपके कितने पैसे हैं, ये भी मुझे पर्टिकुलर टाइम का पूछना पड़ेगा कि आज कितने पैसे हैं, या कल कितने पैसे थे, या फिर परसों कितने थे, 31 मार्च को कितने थे, 10 अप्रैल को कितने थे, एक्सेट्रा। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगी पिछले साल आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, तो आप इसको कैसे बताओगे, क्योंकि पूरा साल मतलब 12 महीने, और 12 ही महीने में अलग अलग अमाउंट रहा होगा, कभी कम रहा होगा, कभी ज्यादा रहा होगा, तो आपके पास एक आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मुझे क्या पूछना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम का पूछना पड़ेगा। फिर फिर आता है वाटर इन द ओवरहेड टैंक। तो ऊपर पानी की टंकी में कितने लीटर वाटर है, ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम का पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे ये भी बोलूं कि कल के दिन में पानी की टंकी में कितना पानी था, तो कल के दिन मतलब सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक, और हर वक्त पानी चेंज होता रहा होगा, कभी कम हुआ होगा, कभी पानी आया तो पानी ज्यादा हो गया होगा, तो ये तो बार बार चेंज हुआ होगा। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पूछना पड़ेगा कि अभी चेक करके आओ कि पानी की टंकी में कितना पानी है, या फिर सुबह 4 बजे कितना था, तो ये आप बता सकते हो। तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिर हम बात करते हैं राइस स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो राइस स्टोर्ड इन द गोडाउन मतलब कितने केजी राइस गोडाउन में है। तो कितने हैं ये आप बता सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि अगेन अगर आप पूछो कि पिछले साल गोडाउन में कितने चावल थे, तो पिछले पूरे साल एक जितने तो रहे नहीं होंगे। तो कभी आपने खरीदारी की होगी, या कहीं कभी अपने फार्मर से परचेज करके लाए होंगे, तो आपके पास ज्यादा रहा होगा, बिक गया तो कम हुआ होगा, कभी ज्यादा कभी कम होते ही रहा होगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो 31 मार्च को कितना था, 30 अप्रैल को कितना था, 10 फरवरी को कितना था, या सुबह 5 बजे कितना था, शाम को 7 बजे कितना था, लाइक दैट। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की भी बात करते हैं, तो हम ये बात करेंगे कि पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन आपकी कंट्री की कितनी थी। ओके, जैसे हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है, तो वो एक ही बार आपसे पूछ के जाते हैं अभी कितने हैं। ये नहीं पूछते कि आपके पिछले साल आपके घर में कितने मेंबर्स थे, या पिछले पूरे साल कितने मेंबर्स थे। हो सकता है वो कम ज्यादा होते रहे हो सकता है आपकी फैमिली में कम ज्यादा नहीं हुए हो, लेकिन पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कम ज्यादा होता रहेगा। तो अगर हम बात करें कि पिछले पूरे साल में हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन थी, तो पिछले पूरे साल में मतलब आप 365 दिन की बात कर रहे हो। अब 365 दिन में तो कितने नए लोग मतलब कितने नए बर्थ हुए होंगे, कितने लोग की डेथ हो गई होगी अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो अमाउंट फिगर रहा होगा वो चेंज होता रहा होगा। आपको एक पर्टिकुलर टाइम देके पूछना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपकी कितनी पॉपुलेशन थी। फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को भी हम मेजर करते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट में। वाई? क्योंकि डिस्टेंस कैसे होती है, जैसे 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ पे और कुछ चीजें नहीं आती, यहाँ पे टाइम डायमेंशन नहीं आता। जबकि अगर इसको अगर कंपेयर कर लें एक ही बार में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जो डिस्टेंस होती है वो स्टॉप होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पीड की, तो वो फ्लो हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस पर टाइम। जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम हो गया, 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब 4 से 5 बजे के बीच में आपका 20 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। तो ये क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, पर ऐसा कोई टाइम आपको यहाँ पे नहीं दिया होता है, इसलिए ये स्टॉप हो जाता है। और इसको आप ऐसे भी समझो कि अगर आपको कोई भी एक चीज दी हुई है, जैसे 100 रुपी नोट, तो 100 रुपी नोट, अब इसका कोई टाइम डायमेंशन हो ही नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 4 पेन्स, तो 4 पेन्स भी क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो जो भी एक नॉर्मल से आपके पास स्टेटमेंट है जिसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, वो सारी चीजें भी आपकी स्टॉक में आ जाती हैं अपने आप। फिर हम बात करते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब कितने लोग हैं हमारी कंट्री में जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं।
अब अगेन ये हम ये नहीं बात कर सकते कि पिछले पूरे साल में कितने लोग थे जो काम कर रहे थे या काम ढूंढ रहे थे, क्योंकि हर महीने ये फिगर चेंज होता रहा होगा। कभी कुछ लोगों को काम मतलब ढूंढ रहे थे, कभी नहीं ढूंढ रहे थे, कभी उनको मिल गया होगा काम, कभी कोई काम कर रहे थे, फिर अचानक से उनकी जॉब चले गई तो एम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन हो गया, फिर अचानक से जॉब लग गई तो एम्प्लॉयमेंट लेवल अप हो गया। तो ये जो फिगर है वो चेंज होता रहा होगा। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम देके पूछना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट या लेबर फोर्स कितनी थी। फिर हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ये आप जब फिफ्थ चैप्टर करेंगे मनी का तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ भी आप समझो कि सिर्फ एक ही चीज की सप्लाई स्टॉक होती है, बाकी सबकी सप्लाई फ्लो होती है। तो अगर मैं बोलूँ सप्लाई ऑफ राइस, सप्लाई ऑफ व्हीट, सप्लाई ऑफ मिल्क, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? फ्लो। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है? स्टॉक। ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम सप्लाई बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं हमने कितना बेचा, कितना निकाला। और कितना निकाला ये पीरियड भी हो सकता है कि पिछले साल कितनी सेल्स हुई थी, मिलाकर बताओ। तो पिछले साल मतलब जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, तो कुल मिला के आप टोटल करके टोटल सेल्स निकाल सकते हो पूरे साल की कितनी हुई थी। तो हम नॉर्मली जब सप्लाई बोलते हैं तो हमारा उससे सेंस होता है कि कितना सामान आपने निकाला, कितना आपने बेचा। लेकिन सप्लाई ऑफ मनी में कहते तो सप्लाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कितना मनी आपने बेचा या कितना मनी निकाला। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है नॉर्मली कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी पब्लिक के पास कितना पैसा रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 है, आपके पास 20,000 है, किसी के पास 25,000 है। तो वैसे पूरे कंट्री में जितने लोग हैं, अगर सबके पास जो पैसे रखे हुए हैं ऐड कर दें तो उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। और ये सप्लाई ऑफ मनी भी क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है। आप ये नहीं पूछ सकते कि पिछले एक साल में कितने पैसे थे, कम ज्यादा होते रहे होंगे। तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी बताओ, अभी एग्जैक्टली अभी के टाइम पे कितना है। या सुबह 4 बजे का बताओ कि 4 बजे सबके पास कितने पैसे थे, लाइक दैट। फ्लो के अगर आप एग्जाम्पल्स में आएंगे तो फ्लो का एग्जाम्पल है एक तो इनकम, कितना पैसा कमाया। और कितना पैसा कमाया ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हम ये पूछ सकते हैं कि पिछले साल आपकी इनकम कितनी रही थी। एनुअल इनकम होती है ना कि पूरे साल की इनकम बताओ कितना कमाते हो। तो ये क्या है? ये पॉसिबल है, आप इसे मेजर कर सकते हैं। वैसे ही एनुअल एक्सपेंडिचर होता है। तो एनुअल एक्सपेंडिचर अगर आपको याद हो 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, तो हम साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें हम दिखाते हैं पूरे साल के कितने खर्चे हैं, मतलब पूरे साल में कितना रेंट गया है, पूरे साल में कितनी सैलरीज नहीं है। इवन अगर 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 आपको याद हो तो अपनी सैलरी अगर दी जाती थी 11 महीने की, तो हम उसमें 1 महीने की प्लस करके आउटस्टैंडिंग सैलरी करके दिखाते थे। तो मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम पूरे साल का मेजर करते हैं। वैसे ही कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम हमने ऑलरेडी देखा है कि कैपिटल फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट को, इसी चैप्टर में देखा है। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में कितना पैसा लगाया। तो एक साल में मतलब अप्रैल में 10,000 लगाए थे, मई में 20,000 लगाए थे, फिर 40,000 लगाए थे, तो पूरे साल का इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। 40 प्लस 30 प्लस 10 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। फिर है चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास पैसा कितना है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल का ऐसे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे साल में चेंज होता रहा होगा। लेकिन चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी में चेंज कितना आ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि पिछले साल जब मैंने 31 मार्च को कैलकुलेट किया था तो लोगों के पास, छोटा फिगर ले रही होगी ताकि आपको याद रहे, आपको समझ में आ जाए। तो 31 मार्च को पूरी पब्लिक के पास फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ थे, और ठीक है, और 100 करोड़ थे। और अभी इस साल 31 मार्च को, ये 31 मार्च 2023 है या 24 है, और अभी 2025 है, 31 मार्च 2025। और अभी के टाइम पे कितना है? 150 करोड़ है, 150 करोड़। तो आप कंपेयर कर सकते हो चेंज कितना आया। तो चेंज कितना आया? 50 करोड़। तो ये आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, टाइम डायमेंशन आ गया। एक आपके पास डेट आ गई 31 2024 और एक आ गई 25। जब टाइम डायमेंशन आ गया तो अपने आप को क्या हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सिर्फ इसी का नहीं बल्कि किसी में भी चेंज इन स्टॉक भी क्या होता है? फ्लो, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। क्लोजिंग ओपनिंग दो टाइम आ गए तो क्या हो जाएगा? फ्लो। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब अगर आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपको पता होगा साल का दिया जाता है। तो पूरे साल में आपको कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है आपके कैपिटल पे, साल पे मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का कैपिटल कितना हुआ।
अब अगर आप आगे और भी क्वेश्चन करोगे कि कैपिटल लगाया ही अगर हमने 1 अक्टूबर को था, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब जो आपका इंटरेस्ट होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम हो सकता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट। तो ये क्या है आपका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो गया। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। पानी की टंकी में पानी कितना है, ये तो स्टॉक था, पर पानी की टंकी से पानी कितना लीक हो गया। तो लीक करने के लिए हमें मतलब या लीक कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग क्लोजिंग टाइम चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल सकती 4 बजे कितना लीक है। 4 बजे की लीकेज आप कैसे निकालोगे? आप बताओ ना, 4 से 5 के बीच में 1 घंटे में इतना पानी बह गया है, या सुबह से रात में इतना पानी बह गया है, तो आपके पास पीरियड होना चाहिए ना। 5 बजे का लीकेज कैसे कोई निकाल सकता है? 4:30 बजे का लीकेज कैसे निकाल सकता है? 1 बूंद 2 बूंद नहीं पता कर सकते ना। तो लीकेज निकालने के लिए आपके पास एक पीरियड होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्पीड। हमने पहले भी देख लिया था कि डिस्टेंस में आपको सिर्फ एक नंबर दिया होता है, जैसे 30 किलोमीटर, उसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो वो स्टॉक है। जबकि स्पीड में हम करते हैं किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर टाइम डायमेंशन आ गया। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस थी, तो 1 घंटे में का मतलब 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। क्या हो गया? ये फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर है सेल्स ऑफ राइस। गोडाउन में कितने राइस रखा है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन गोडाउन से निकाल के आपने कितनी राइस बेची है, ये बेची जो आता है ये पीरियड में कैलकुलेट हो सकता है। जैसे हम टोटल सेल्स निकालते हैं, साल की पूरी सेल्स कितनी हुई, 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितना सामान बिका है। या महीने की सेल्स निकालते हैं कि यार इस महीने की सेल्स मेरी 90,000 है, 1 लाख रुपए का सामान मैंने टोटल बेचा है। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, तो उसमें वो आपसे क्या पूछते हैं कि आप सेल्स को ब्रेक डाउन करिए कि एक पूरे साल में आपने कितनी सेल्स की थी, एक महीने में कितनी सेल की, पिछले महीने कितनी सेल्स थी। तो ये टाइम पीरियड हो सकता है, जैसे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये जो है वो आपका टाइम पीरियड हो सकता है। फिर लास्ट इसमें नंबर ऑफ बर्थ। तो कितने लोग, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गिनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ पिछले साल कितने लोग पैदा हुए, इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। मतलब मान लीजिए कि 3-4 अप्रैल में हुए, 5-6 मई में हुए, फिर जून में हुए, फिर जुलाई में हुए। तो मैं कैलकुलेट करके बता सकती हूँ कि पिछले पूरे साल में कितने बर्थ हुए हैं। ओके, तो ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाएंगे, इतना इनफ है। लेकिन अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसे टेस्ट करने के लिए आप एडिशन वाला काम कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक चीज ले लो, कोई भी एक चीज का मतलब, जैसे मैंने पॉपुलेशन ले लिया और दूसरी तरफ मैंने बर्थ एग्जाम्पल ले लिया कि कितने बर्थ हुआ है, कितने लोगों का बर्थ हुआ है। अब हमें पता है, अभी हम क्योंकि पढ़ के आए तो हमें पता है कि पॉपुलेशन क्या होती है, स्टॉक होती है, और बर्थ क्या होता है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। बट हम ऐसे भी करके देख सकते हैं कि अगर मैं पूछूं आपसे, आपको नहीं पता पॉपुलेशन और बर्थ क्या है, तो आप क्या ले लोगे? एक पीरियड ले लोगे, है ना। आप इसको प्रूफ करोगे कि फ्लो है कि नहीं है, और फ्लो के ये प्रूफ में या टेस्ट में ये फॉल्स हो जाता है तो ये स्टॉक हो जाएगा, नहीं तो फ्लो हो जाएगा। करके देखते हैं। आप एक टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे, और टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए मैंने ले लिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब एक साल का टाइम पीरियड मैंने ले लिया। अब अगर मान लीजिए इसके बीच में जो पॉपुलेशन का फिगर है वो चेंज होता रहा होगा, तो मैं इसके बीच में कोई भी रेंडमली 3 टाइम स्लॉट्स ले लूंगी, कोई भी 3। जैसे एक मैंने ले लिया मान लीजिए 1 मई, और फिर ले लिया 1 अक्टूबर, और फिर मैंने ले लिया मान लीजिए 1 जनवरी। ओके, 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अब पॉपुलेशन अगर मैं आपको बोलूं, 1 मई को जब मैंने कैलकुलेट की थी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, वो थी 120 करोड़। 1 अक्टूबर को जब मैंने कैलकुलेट की तो निकला 130 करोड़, और 1 जनवरी को जब कैलकुलेट की तो पॉपुलेशन निकली थी 140 करोड़। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इन तीनों का सम है, मतलब ये 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 390 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है? तो नहीं। अगर आप इसको ऐड करने के बाद ये नहीं कह पा रहे हो कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इनका एडिशन है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। फ्लो में इसका एडिशन में जो रिजल्ट आएगा वो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते होने चाहिए कि जो 390 है तो हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 390 करोड़ रही है। अगर आप ये कह पा रहे हो तो फ्लो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कभी 120 थी, कभी 130 थी, कभी 140 थी। एडिशन करके आप ये नहीं से कह सकते कि 390 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये फ्लो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। लेकिन यही टेस्ट अगर आप बर्थ में करो, जैसे कोई एक ड्यूरेशन ले लो, सेम ड्यूरेशन लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च तक। अब अगेन हम रेंडमली कोई भी 3 इसमें टाइम स्लॉट्स ले लेते हैं ताकि हम अपनी स्टडी कर पाए। एक वही हमने ले लिया 1 मई, फिर एक ले लिया 1 अक्टूबर और फिर ले लिया 1 जनवरी। ठीक है, 1 मई को जो हमारे बर्थ हुए थे, कुल मिला के आप ऐसे मानते चलिए कि पूरे साल में 3 बार ही कोई पैदा हुआ है, 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी से टेस्ट करने के लिए है। तो 1 मई को मान लीजिए 4 बच्चे पैदा हुए थे, 4 बर्थ हुए थे, 1 अक्टूबर को 10 बर्थ हुए थे और 1 जनवरी को 15 बर्थ हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल में 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 4 29 बर्थ हुए थे। ओके, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29, 29 बर्थ हुए थे। यस, क्योंकि अगर पूरे साल में से 3 ही बार बच्चों का मतलब बच्चे पैदा हुए हैं, 1 मई को 4, 1 अक्टूबर को 10, 1 जनवरी को 15, तो हम टोटल करके कह सकते हैं ना कि हाँ पिछले साल इतने बर्थ हुए थे। तो यहाँ पर एडिशन पे जो आंसर आ रहा है वो सेंसिबल लग रहा है, और अगर ये सेंसिबल लग रहा है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अगर आपको वहां तक समझ में आ गया है तो इसमें आप मत पढ़िए। पर अगर ऐसा होता है कि कोई क्वांटिटी आती है और आपको समझ नहीं आता कि ये स्टॉक है कि फ्लो है, तो आप एक टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए। अब क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 1 साल का लिया है आपने, तो 1 साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ डेटा रहा होगा, पूरा डेटा नहीं ले सकते, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि सिर्फ 3 ही टाइम पीरियड में कुछ चेंजेस आए थे। तो कोई भी 3 डेट्स ले लीजिए, उसमें आप कोई फिगर्स ले लीजिए। अगर उनकी एडिशन से सेंसिबल आंसर निकल रहा है, मतलब जैसे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो हम कहेंगे कि वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते एडिशन करके, या फिर कोई सेंसिबल आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद फिर इसे खत्म करते हैं। तो अगेन एक हम स्टॉक का कॉन्सेप्ट लेते हैं और एक फ्लो का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो एक तरफ हम लेते हैं बैंक डिपॉजिट और दूसरी तरफ हम लेते हैं कि विथड्रॉल्स, कि आपने कितना विथड्रॉ किया है। अब बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है, बैंक बैलेंस है। ये डिपॉजिट से मतलब यहाँ पे बैलेंस है कि आपके बैंक में कितने पैसे रहे हैं, और विथड्रॉ करने का मतलब है कि आपने कितने पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, ये जो होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है और ये जो होता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। बट हम इसे टेस्ट करके देखेंगे पहले। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बैंक डिपॉजिट की बात करें तो हमारी टेस्ट क्या कहते हैं कि पहले आप एक ड्यूरेशन ले लो। ड्यूरेशन हम चेंज नहीं करते, वही लेते हैं 1 साल की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 365 दिन होते हैं, पर हम अपने इजी के लिए क्या लेंगे, सिर्फ 3 ही डेट्स लेंगे ताकि हम एडिशन करना हमारे लिए आसान हो। वही 1 मई, 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी, 3 ले लिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे जो बैंक में बैलेंस था वो 1 मई को जब मैंने कैलकुलेट किया था या चेक करवाया था, तो मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए थे। लेकिन जब मैंने 1 अक्टूबर को चेक करवाया तो मेरे बैंक अकाउंट में 30,000 थे। 1 जनवरी को चेक करवाया तो मेरे बैंक अकाउंट में 35,000 रुपए थे। ठीक है, तो 1 मई को 25 थे, 1 अक्टूबर को 30 थे, 1 जनवरी को 35 थे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पिछले साल मेरे बैंक अकाउंट में 30 प्लस 30 65, 60 और ये 7 80 90,000 रुपीज रहे मेरे बैंक अकाउंट में? तो ऐसा नहीं था, क्योंकि कभी 25 थे, कभी 30 थे, कभी 35 थे। आप एवरेज में निकालोगे तो ऑन एन एवरेज 30,000 रहे हैं। लेकिन इसका एडिशन क्या कह रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे रहे हैं, 90,000 रहे हैं। कोई सेंसिबल बात लग रही है? नो। तो अगर ये सेंसिबल नहीं लग रहा है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट की टेस्ट में फेल हो गया। और फ्लो अगर नहीं है तो क्या रहा होगा, स्टॉक रहा होगा। लेकिन वही अगर आप पैसे निकलवाने की बात करें, मैंने विथड्रॉ कितने किए हैं, तो फिर मैंने वही ड्यूरेशन लिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब 365 दिन होते हैं, मैंने कोई 3 दिन लिए। पहला 1 मई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, 3 डेट्स ली। 1 मई को अगर मैं आपको बोलूं, मैंने सिर्फ 3 ही बार पैसे निकलवाए थे पिछले साल में। 1 मई को मैंने निकलवाए थे 5,000, 1 अक्टूबर को मैंने निकलवाए थे 3,000 और 1 जनवरी को मैंने निकलवाए थे 2,000। तो 5,000, 3,000, 2,000, 3 ही बार निकलवाए थे। पहली बार 5,000, दूसरी बार 3,000 निकलवाए, तीसरी बार 2,000 निकलवाए। तो क्या मैं इसको ऐड करके ये कह सकती हूँ कि पिछले साल मैंने 5 और 3 8, 8 और 2 10,000 निकलवाए हैं? तो यस, पहले 5,000 निकलवा लिए, फिर 3,000 और निकलवाए, फिर 2,000 और निकलवाए। तो कुल मिला के मैंने कितने निकाल लिए, 10,000 निकाल लिए। तो ये 10,000 एक सेंसिबल आंसर दिखा रहा है। एडिशन करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं, कुछ सेंसिबल आंसर निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो के टेस्ट में पास हो जाएगा। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, फिर ये स्टॉक नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो आपको अगर नॉर्मली वैसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ में आ गया था तो आप इसी में रहिए, और अगर आपको ऐसे में समझ नहीं आया है तो आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। एक लास्ट हमारा जो हमने देखा छोड़ा हुआ था कि स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी आप ले लीजिए, या तो आप ले लीजिए बैंक डिपॉजिट और विथड्रॉ जो अभी हमने किए। तो स्टॉक क्या है? बैंक डिपॉजिट। विथड्रॉ क्या है? फ्लो, है ना। तो एक फ्लो है, एक स्टॉक है। स्टॉक जो है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो आपके विथड्रॉ को इम्पैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप विथड्रॉ उतना ही कर सकते हो ना जितना आपके बैंक अकाउंट में है। तो अगर आप मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 है तो आप इससे विथड्रॉ भी कम कर सकते हो, विथड्रॉ कम ही कर पाओगे। और अगर आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1,00,000 रुपए है तो आप विथड्रॉ उतना कर पाओगे। बैंक में अगर 10 करोड़ है तो आप ज्यादा विथड्रॉ कर पाओगे। तो आपके स्टॉक पर डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लो कर पाओगे। दूसरी तरफ फ्लो भी आपके स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। जितना पैसा मैं निकलवा रही हूँ, क्या स्टॉक उससे कम नहीं हो रहा है? अगर स्टॉक 30,000 का था, 5,000 निकलवा लिए तो स्टॉक कितने का बचा? आप 25 का। तो जितना आप विथड्रॉ करवाओगे स्टॉक उतना इम्पैक्ट होगा। तो स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है, फ्लो स्टॉक को करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके गोडाउन में राइस का कितना स्टॉक था, और ये क्या है? स्टॉक कितना था, या गोडाउन में राइस कितना था, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपने कितना बेचा है उसे, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब जो स्टॉक है वो फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, फ्लो स्टॉक को इम्पैक्ट करेगा। कैसे? तो ये एक तरफ आपका है सेल ऑफ राइस, और दूसरी तरफ है आपका स्टॉक ऑफ राइस, या फिर राइस इन द गोडाउन, कि राइस गोडाउन में कितना था। ये हमें पता है क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और आपने जो बेचा है वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। जितना आपके राइस का जितना आपके राइस रखे हैं गोडाउन में वो क्या है? आपका स्टॉक है, और उसी पर ही डिपेंड करता है ना कि आप सेल कितनी करोगे। अगर आपके गोडाउन में 100 किलो राइस रखा है तो मैक्सिमम आप सेल भी कितनी कर सकते हो? 100 किलो। और अगर आपके यहाँ पे रखा ही 1,000 kg है, क्विंटल है, तो आप उसको सप्लाई भी उतनी ज्यादा ही कर पाओगे। तो जितना आपका स्टॉक होगा सप्लाई उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा स्टॉक है सप्लाई ज्यादा हो सकता है, स्टॉक कम है सप्लाई कम होगा। लेकिन अगर ये तो आपका हो गया कि कैसे स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को। फिर हम देखते हैं कि फ्लो भी इम्पैक्ट करता है राइस को। अब मान लीजिए 1,000 kg था, उसमें से हमने फ्लो मतलब बेच दिया 800 kg, तो स्टॉक क्या हो जाएगा? 200 kg। तो जितना आप विथड्रॉ करते जाओगे, सेल करते जाओगे, फ्लो करते जाओगे, वो आपके स्टॉक को इम्पैक्ट करेगा। तो स्टॉक जितना है उतना ही फ्लो हो सकता है, जितना फ्लो होगा उतना स्टॉक कम या ज्यादा होगा। तो दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। ओके। इसके अलावा बाकी जो भी आपने स्टॉक फ्लो पढ़े हैं उसमें आप अगर चाहे तो ये टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं। ये टेस्ट आपकी एक सिंगल चीजों पे काम नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बोला 100 रुपये नोट ये स्टॉक ही होगा, या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ 4 पेन्स तो ये स्टॉक ही होगा, डिस्टेंस ये स्टॉक होगा। तो ऐसी चीजों पर ये कभी कभी आपका टेस्ट काम नहीं करेगा, आप नहीं से कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें स्टॉक होती ही है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है। बाकी सारी चीजों पर आप ये टेस्ट करके देख सकते हो, तो आपको मे बी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहे हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कुछ कमियां लगी हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो वो भी हमसे शेयर करिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।